हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी पर फॉर योर अपकमिंग यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ फॉर योर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जैसे कि आपको पता है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जल्द ही आने वाले हैं, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट है 6th एंड 7th ऑफ सितंबर 2022। यानी आज से आपके पास 5 to 6 डेज ही रिमेनिंग है एग्जामिनेशन के लिए। तो आपकी प्रिपरेशंस के लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, तो इस सेशन को आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, हम आपको आपकी प्रिपरेशंस के लिए कंप्लीट रिवीजन पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी पर। याद रखिएगा, इस रिवीजन पैकेज से अगर आप प्रिपरेशंस करते हो और अभी तक आपने अगर प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा है, तो आप यहाँ पर इतने मार्क्स कर सकते हो कि आप पास हो जाए एग्जाम में। यानी हमारा जो रिवीजन पैकेज है आपको पासिंग मार्क्स तक लेकर आएगा, ये हम गारंटी देते हैं। 100% गारंटी है हमारे इस पैकेज के साथ। सो याद रखिएगा, रिवीजन पैकेज में आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, 1500 प्लस एमसीक्यूज, रिवीजन पीडीएफ एज वेल एज नोट्स। सो ये कंटेंट जो है रिवीजन पैकेज, इसको आप 3 to 4 डेज में पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, और आप यहाँ पर 3 to 4 डेज में ही इसको कंप्लीटली रिवाइज कर सकते हो। और याद रखिएगा, अभी तक प्रिपरेशंस आपने स्टार्ट नहीं करी तो इसके थ्रू भी आप रिवीजन कर सकते हो, जिसमें 100% गारंटी हमारी होती है कि यहाँ से ही आपको एग्जामिनेशन में कंप्लीट एमसीक्यूज पेपर में आपको हमारे ही पैकेज से देखने मिलेगा। तो याद रखिएगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्द से जल्द आपको रिवीजन पैकेज को एक्सेस करना है, ताकि आपके जो मार्क्स है वो और इंक्रीज हो सके, आपका 100% यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में पीएचडी प्रोग्राम के लिए एडमिशन हो। तो इसीलिए आपको जल्द से जल्द रिवीजन पैकेज को परचेस करना होगा। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है, उस पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिए लिंक मैंने आपके साथ नीचे कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखा है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। To determine whether a set of observed frequencies differ from their corresponding expected frequencies, we could apply the। ये निर्धारित करने के लिए कि क्या परीक्षित आवृत्तियों का एक सेट उनकी संबंधित अपेक्षित आवृत्तियों से भिन्न होता है, हम लागू कर सकते हैं। तो इस प्रश्न में हमें क्या पूछा जा रहा है कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज है कुछ और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज है। ये दोनों भी फ्रीक्वेंसीज के बीच का जो डिफरेंस होता है, उसे पता लगाने के लिए हम किस टेस्ट का यूज करेंगे, यानी प्रेक्षित आवृत्तियों और अपेक्षित आवृत्तियों के बीच के जो डिफरेंस होता है, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, ये पता लगाने के लिए हम किस परीक्षण का उपयोग करेंगे, हमें ये पता लगाना है इस प्रश्न में। अब हमें समझ में आ गया कि इस प्रश्न में हमें क्या पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर हमें पूछा गया है कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज के बीच का डिफरेंस। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी यानी क्या और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी यानी क्या, यानी हमें इन दोनों भी वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मतलब आप जो एक्सपेक्ट करते हैं, आप जो गेस करते हो, और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी यानी जो आपको रिजल्ट आने पर पता चलते हैं। ओके, अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगी, जिससे कि आपको और इजी तरीके से समझ में आ जाए। अब मान लीजिए आपने कुछ एग्जाम देकर आ गया, आपने आपका पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट देकर आ गया। ओके, तो उस पर आप एग्जाम देकर आ गए, आप आ गए घर पर, और आपने देखा कि आपने जो भी क्वेश्चंस मार्क करे थे, आपने उसको कैलकुलेट कर ये पाया कि आपको जो एग्जाम में मार्क्स मिलने वाले हैं 80% आ रहा है आपके। ठीक है, 80 क्वेश्चंस आपके करेक्ट आए, लेकिन रिजल्ट आने पर आपको पता चला कि आपके 70 क्वेश्चंस करेक्ट आए। ओके, यानी यहाँ पर आपने क्या एक्सपेक्ट करा था कि आपके 80 जो क्वेश्चंस है ये करेक्ट आए हैं। ओके, लेकिन आपको जो एक्चुअल रिजल्ट मिल रहा है, उसमें आपको पता चल रहा है कि आपको 70 मार्क्स मिले हैं, 70%। ओके, और 70 क्वेश्चंस आपके करेक्ट आए हैं। सो यहाँ पर इन दोनों फ्रीक्वेंसीज के बीच का जो डिफरेंस होगा, ये पता लगाने के लिए हम काय स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं, यानी काय स्क्वायर परीक्षण का हम यूज करेंगे। अब याद रखिएगा, काय स्क्वायर टेस्ट और काय स्क्वायर परीक्षण जो होता है, ये आप 1 और 2 सैंपल्स पर अप्लाई नहीं करते हो, ये ज्यादा सैंपल्स पर अप्लाई करा जाता है। ओके, तो ये आपको मैंने जो एग्जांपल दिया है, बस ये समझने के लिए दिया था कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज जो होती है और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज जो होती है, ये क्या होती है एक्चुअल में। ठीक है, अब हम देखते हैं काय स्क्वायर टेस्ट हम किस लिए यूज करते हैं, काय स्क्वायर टेस्ट का उपयोग हम क्यों करते हैं। अब काय स्क्वायर टेस्ट
याद रखिए ज्यादा सैंपल्स पर करा जाता है, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। और काई स्क्वायर टेस्ट जो होता है, हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, आपको ध्यान से आपको फोकस रहकर सुनना है। आप कभी नहीं बोलोगे कि काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है और आपका गुडनेस ऑफ फिट क्या होता है। अब यहाँ पर मान लीजिए आपके पास 1000 सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स है, ओके। अब यहाँ पर आपको स्टडी करना है, आपको ये देखना है कि 1000 जो क्वेश्चन पेपर्स है और जो एग्जामिनर ने डिजाइन करे हैं, उनमें क्या एग्जामिनर बायस है किसी ऑप्शन की तरफ। यानी आपको ये देखना है कि 1000 क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस है, उनके आंसर्स के ऑप्शन ए में ज्यादातर है या फिर ऑप्शन बी में ज्यादातर है। मान लीजिए आपको ये देखना है कि आपने ये पाया कि जो एग्जामिनर का बायस है वो है ऑप्शन बी पर, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का, ज्यादातर क्वेश्चंस का आंसर ऑप्शन बी में आपको मिल रहा है। तो आपको ये स्टडी करना है यहाँ पर, ओके। तो आप क्या करोगे, आपने 1000 क्वेश्चन पेपर का सेट ले लिया। अब 1000 क्वेश्चन पेपर है तो आप पूरे क्वेश्चन पेपर पर स्टडी नहीं करोगे, आप क्या करोगे, इसको सैंपल लोगे। सैंपल में आपने क्या करा, 100 क्वेश्चन पेपर रख लिया, ओके। 100 क्वेश्चन पेपर आपने रख लिया। अब आप क्या करोगे, इस 100 क्वेश्चन पेपर्स को आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप कुछ गेस कर सकते हो कि हो सकता है कि एग्जामिनर का बायस कुछ ऑप्शन पर हो सकता है, या फिर हो सकता है कि एग्जामिनर का कुछ बायस नहीं होगा, हर एक ऑप्शन को प्रॉपर चांस मिला होगा। यानी हर एक जो क्वेश्चन है उनमें जो ऑप्शंस पूछे, ऑप्शन का आंसर होगा, उनका प्रॉपर वेटेज होगा, ओके। अब यहाँ पर आपने क्या करा, कुछ एक्सपेक्ट कर लिया, ओके। आपने कुछ एक्सपेक्ट कर लिया। अब किस तरीके से आप एक्सपेक्ट करोगे, मान लीजिए 4 ऑप्शन है ए बी सी एंड डी क्वेश्चंस के। तो आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो यहाँ पर, कि हो सकता है 25% जो क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर ऑप्शन ए होगा। इसी तरीके से 25% ऑप्शन बी हो सकता है क्वेश्चंस का आंसर। उसी तरीके से 25% ऑप्शन सी एंड 25% ऑप्शन डी हो सकते हैं क्वेश्चंस के आंसर। अब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज क्या हो सकती है, यानी आप क्या करोगे, एनालाइज करोगे, उस पर स्टडी करोगे, और स्टडी करने के बाद आपने ये पाया कि 30 क्वेश्चंस जो है, 30% जो क्वेश्चंस है और 30 क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो ऑप्शन ए हैं। 35% यानी 35 क्वेश्चंस जो है उनके आंसर्स ऑप्शन बी में प्रेजेंट है। उसी तरीके से आपने ऑप्शन सी देखा, 15% यानी 15 क्वेश्चंस के आंसर्स ऑप्शन सी है, और इसी तरीके से 20 क्वेश्चंस के आंसर ऑप्शन डी है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, ये जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है ये एक्चुअल में आए हैं या फिर बाय चांस आए हैं, ओके। एक्चुअल में क्या रिसर्चर ने यहाँ पर एक्चुअल में ऐसा दिया है कि या फिर रिसर्चर का बायस किसी एक ऑप्शन पर है, आप ये देखोगे, ओके। अब कई बार क्या होता है, एग्जामिनर का बायस हो जाता है किसी ऑप्शन पर, जिसकी वजह से कई लोग उस एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं, ओके। अब यहाँ पर ये स्टडी करना है। अब यहाँ पर जो आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज आ रही है, ओके, आपके यहाँ पर जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज आ रही है जो है 30, 35, 15 एंड 20। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, ये बाय चांस आ रही है या फिर रिसर्चर ने, यानी रिसर्चर ने ऐसे ही दे दिया, या फिर रिसर्चर का बायस है किसी ऑप्शंस की तरफ। ये देखने के लिए इन दोनों जो फ्रीक्वेंसीज है उनके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए आप किस टेस्ट का यूज करोगे, किस परीक्षण का यूज करोगे, काई स्क्वायर टेस्ट, जिसे हम गुडनेस ऑफ फिट भी कहते हैं। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, काई स्क्वायर परीक्षण और काई स्क्वायर टेस्ट। सो याद रखिएगा, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज के बीच का जो डिफरेंस होता है ये पता लगाने के लिए हम काई स्क्वायर टेस्ट यानी काई स्क्वायर परीक्षण का यूज करेंगे। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विल बी प्रेजेंट, स्वतंत्रता की कितनी डिग्री मौजूद होगी। सो इस प्रश्न में हमें पता लगाना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी। इस टेबल को रीड करके, इस टेबल का यूज करके हमें बताना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी स्वतंत्रता की कितनी डिग्री मौजूद होंगी। इस टेबल की हेल्प से हमें ये पता लगाना है। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, ये कौन सा टर्म है, ये कहाँ से आया है। सो उसके लिए जैसे कि हम काई स्क्वायर टेस्ट पढ़ रहे हैं यानी गुडनेस ऑफ फिट पढ़ रहे हैं, तो काई स्क्वायर टेस्ट में एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि काई स्क्वायर टेस्ट जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। सो उसकी हेल्प से हम देखेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, ओके। तो काई स्क्वायर टेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, काई स्क्वायर का कुछ इस टाइप से सिंबल होता है, उसका फॉर्मूला होता है सबमिशन ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी
माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। ओके, अब यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिख लिया काय स्क्वायर। हम देखते हैं काय स्क्वायर टेस्ट हम किस लिए यूज करते हैं, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज के बीच का डिफरेंस को पता लगाने के लिए हम काय स्क्वायर टेस्ट यूज करते हैं, और ये काय स्क्वायर टेस्ट का सिंबल है। ओके, अब सबमिशन का मतलब क्या होता है, इस साइन का मतलब होता है एडिशन। ओके, इस साइन का मतलब होता है एडिशन, यानी आपको ऐड करना होता है सारे चीजों को, आप सारे वैल्यूज पुट करते हो और उसमें आपको ऐड करना होता है। ओ आई का मतलब होता है आपकी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, जैसे कि इस टेबल में हमें एक कॉलम दिया गया है। ई आई का मतलब होता है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। ओके, सो ये हो गया आपका काय स्क्वायर टेस्ट का फॉर्मूला, जिसमें हमने यहाँ पर जो भी टर्म्स है इस फॉर्मूले में हर एक टर्म को हमने देख लिया, सबमिशन, ओ आई, ई आई क्या होता है। ओके, अब हमने ये देख लिया काय स्क्वायर टेस्ट। अब आपको देखना है डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो काय स्क्वायर टेस्ट में एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, यानी फ्रीडम जिसको हम फ्रीली कुछ कर सकते हैं। फ्रीडम का मतलब क्या होता है, जिसको हम फ्रीली मूव कर सकते हैं, जिसको हम फ्रीली कुछ कर सकते हैं। सो ये तो आपको समझ में आ जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा कि आपके पास कुछ सैंपल साइज होते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस टेबल में इन्होंने क्या पता लगाया कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ये कुछ 7 डेज है। ओके, और 7 डेज में कितने बच्चे स्कूल आ रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर इन्होंने, हम एग्जांपल लेते हैं कि 7 डेज में कितने बच्चे स्कूल आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा, हर दिन पर मंडे के दिन 246, ट्यूसडे के दिन 246, यानी सेम बच्चे इतने आ सकते हैं। हाँ, इनका ये एक्सपेक्टेशन है कि रोज इतने बच्चे आना चाहिए। लेकिन जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज है, यानी मान लीजिए टीचर ने अटेंडेंस लिया होगा, उसके बाद उनको पता चला कि रोज इतने इतने बच्चे आ रहे हैं। ओके, तो ये हो गया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, सैटरडे, संडे। सो इन दिनों में इतनी अटेंडेंस है बच्चों की। ओके, तो ये क्या हो गया हमारे, ये हो गए हमारे सैंपल्स। सैंपल्स पर हम स्टडी करते हैं। ओके, काय स्क्वायर टेस्ट में आप क्या करोगे, सैंपल्स पर, जैसे हमने पिछले भी प्रश्न में देख लिया, क्या करा था हमने, 1000 क्वेश्चन पेपर के सेट थे, उसमें से हमने 100 ले लिया था। सो उसी तरीके से यहाँ पर जो आपके डेज होते हैं वीक में, उस पर स्टडी करी गई है। सो यहाँ पर ये क्या हो गए आपके, ये सैंपल हो गए। सो सैंपल साइज, जिसको हम स्मॉल एन से लिखते हैं। ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होगा, सैंपल साइज यानी स्मॉल एन। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो काय स्क्वायर टेस्ट में ये जो फॉर्मूला है, यहाँ पर आपके पास ये जो फॉर्मूला है ये सिंगल फॉर्मूला है। ओके, यहाँ पर और कुछ दूसरी क्वांटिटी प्रेजेंट नहीं है, ये एक ही वेरिएबल है इसमें। मान लीजिए ये टोटल, ये पूरा एक्स वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल आपके पास प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास क्या चांस होगा, एक ही चांस होगा कि आप किसी एक वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, अगर आपको कोई एक वैल्यू फाइंड करना है। ओके, आपको क्या हो सकता है इस केस में, ओ आई ई आई पता होगा, यानी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज पता होगा, आपको काय स्क्वायर टेस्ट यूज निकालना होगा। समटाइम्स आपको काय स्क्वायर टेस्ट दिया होगा, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज दिया होगा, आपको ऑब्जर्व निकालना होगा। तो ऐसा यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आपके पास सिर्फ एक ही चांस होता है जिसको आप मूव कर सकते हो, जिस पर आपका फ्रीडम हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर -1 है, यानी एक चांस है आपके पास कि एक आप उससे पता लगाओ, एक ही चांस होता है कि आपके पास कोई एक ही वेरिएबल का आप पता लगाते हो। यहाँ पर क्योंकि एक ही वेरिएबल है, इस और जो फॉर्मूला है काय स्क्वायर टेस्ट का, जो फॉर्मूला है यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है। ओके, तो यहाँ पर समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है। ओके, यानी एक ही चांस है कि आप यहाँ पर एक ही वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा -1। एन क्या होता है आपका सैंपल साइज, और -1 ये होता है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है सैंपल साइज माइनस आपके पास एक चांस होता है कि कोई एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करे। अब यहाँ पर ये सारे क्या हो गए हमारे सैंपल्स, क्योंकि हमने इन सारे डेज को पता लगा, इन सारे डेज पर हमने स्टडी करी, मंडे के दिन कितने आ रहे, ट्यूसडे के दिन कितने आ रहे। तो यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे टू संडे, सो यहाँ पर कितने दिन हो गए, टोटल 7 डेज हो गए। ओके, 7 - 1 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 6। सो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की आपकी क्या वैल्यू आने वाली है, करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी, 6।
ओके, सो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू आ जाएगा आपका 6। नेक्स्ट, द शेप ऑफ द काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज, काय स्क्वायर वितरण का आकार डैश है। सो इस प्रश्न में पता लगाना है कि काय स्क्वायर वितरण का आकार कैसा होता है, यानी काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का शेप किस तरीके से होता है। लेफ्ट स्क्यूड होता है, यानी बाएं तरफ आपका डेटा ज्यादा प्रेजेंट होता है, इंफॉर्मेशन बाएं साइड में ज्यादा प्रेजेंट होगी। राइट स्क्यूड यानी दाएं साइड में आपका डेटा ज्यादा प्रेजेंट होगा, राइट तरफ आपका डेटा ज्यादा प्रेजेंट होगा। या फिर यूनी मॉडल होगा, यानी सिमेट्रिकल। यूनी मॉडल का मतलब क्या होता है, जिसमें आपके डेटा में एक पीक हो, यानी कुछ इस टाइप का आपका डेटा दिखेगा और सिमेट्रिकल होगा। बाय मॉडल का मतलब क्या होता है, जिसमें आपके 2 पिक्स होंगे और दोनों भी सिमेट्रिकल होंगे, कुछ इस टाइप से। ओके, तो ये होता है यूनी मॉडल और बाय मॉडल, कि आपका डेटा ऐसा होता है, आपका काय स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन ही कौन से शेप का होता है, हमें ये पता लगाना है। सो याद रखिएगा, ये जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो आपको प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको कुछ समझना नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए कि जो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं उनके आपको नाम पता होना चाहिए, उसकी मीनिंग पता होना चाहिए, बस इतना ही है यहाँ पर। ओके, अब काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसका शेप होता है राइट स्क्यूड, यानी दाएं तरफ आपका जो डेटा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन के दाएं साइड में आपका जो डेटा होगा वो ज्यादातर डेटा दाएं तरफ प्रेजेंट होता है। अब किस तरीके से, तो यहाँ पर हम एक डायग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव स्क्यू, ओके, पॉजिटिव स्क्यू यहाँ पर देखना है आपको। पॉजिटिव स्क्यू इस डायग्राम में, पॉजिटिव यानी राइट स्क्यूड, जिसमें आपका जो डेटा होता है यहाँ पर राइट साइड में ज्यादातर डेटा आपका प्रेजेंट होगा। इसीलिए आप देख रहे हो इस फिगर में आपका जो मीन है, इस फिगर में जो मीन है ये भी राइट साइड में लाई कर रहा है। मीन क्या होता है, एवरेज वैल्यू, यानी ज्यादातर वैल्यू कहाँ पर लाई कर रही है आपकी, वो आपका मीन बताता है। इसके पहले भी कई लेक्चर्स में मैंने आपको बता दिया मीन क्या होता है। मीन यानी एवरेज वैल्यू, ज्यादातर वैल्यू आपकी कहाँ लाई कर रही है डेटा में। ओके, तो मीन है यानी आपका यहाँ पर राइट साइड में ज्यादा डेटा प्रेजेंट है, इसीलिए मीन भी यहाँ पर लाई करता है। ओके, राइट स्क्यूड का मतलब क्या होता है, आपका जो डेटा है यहाँ पर राइट साइड में ज्यादातर लाई करता है, ज्यादातर डेटा आपका राइट साइड में लाई करता है, लेकिन आपका जो पीक है ये लेफ्ट साइड की तरफ टिल्टेड होता है, लेकिन ज्यादा डेटा इस रीजन में लाई करता है। तो इससे हम कहते हैं राइट स्क्यूड और पॉजिटिव स्क्यूड भी हम कहते हैं। तो याद रखिएगा, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बस इतना ही याद रखना है। काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का जो शेप होता है ये राइट स्क्यूड होता है, यानी दाएं तरफ ज्यादा डेटा आपको मिलेगा। ओके, सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, दाएं तिरछा यानी राइट स्क्यूड। अगला प्रश्न, Which of the following values of the chi-square distribution cannot occur? chi-square वितरण का निम्नलिखित में से कौन सा मान नहीं हो सकता है। तो इस प्रश्न में हमें क्या पूछा जा रहा है कि chi-square वितरण का यानी chi-square डिस्ट्रीब्यूशन के दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो नहीं हो सकती, कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती है, chi-square डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सी वैल्यू अकर नहीं हो सकती है, ये हमें पता लगाना है। अब इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको काय स्क्वायर का जो फॉर्मूला है ये आपको पता होना चाहिए। काय स्क्वायर टेस्ट का जो फॉर्मूला है ये आपको पता होना चाहिए। अब फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बता दिया था, आपको समझा दिया था बहुत अच्छी तरीके से फॉर्मूला किस तरीके से होता है। सो याद रखिएगा, काय स्क्वायर का फॉर्मूला होता है काय स्क्वायर सबमिशन ऑफ ओ आई यानी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज माइनस ई आई यानी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई आई। तो ये होता है आपके काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का और काय स्क्वायर टेस्ट का फॉर्मूला। अब यहाँ पर हमें पूछ रहा है इस प्रश्न में कि कौन सी वैल्यूज दिए गए ऑप्शंस में से नहीं हो सकती है। ओके, अब मान लीजिए यहाँ पर देखिए, जैसे कि आप हर एक नंबर जो है ये पॉजिटिव में है, यहाँ पर आपको एक भी ऐसा नंबर नहीं दिखेगा जो नेगेटिव में है। सो ओ आई माइनस ई आई ये माइनस में है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर लेते हो अगर वो माइनस में भी है तो वो ऐड यानी आपको एडिशन में मिलता है, माइनस साइन निकल जाती है। जब भी आप किसी नंबर का स्क्वायर करते हो तो यहाँ पर माइनस साइन निकल जाएगी। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर बता देती हूँ। मान लीजिए यह है काय स्क्वायर, ओके, सबमिशन ऑफ ओ आई, मान लीजिए ओ आई है आपका 4 माइनस ई आई एक्सपेक्टेड आपका है मान लीजिए 10। ओके, आपने एक्सपेक्ट करा 10 लेकिन आपको रियल में वैल्यू मिल रही है 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई आई जो कि है 10। ओके, हमने यहाँ पर लिख लिया। हम सबमिशन ऑफ 6 स्क्वायर माइनस 6 आएगा क्योंकि यहाँ पर
जो है 10 है। ओके, 10 बड़ा नंबर है इसलिए -6 आएगा डिवाइडेड बाय 10। सो -6 का अगर आप स्क्वायर लेते हो जो कि होता है 36, सो यहाँ पर आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी। ओके, डिवाइडेड बाय 10, यहाँ पर आपको क्या मिल रही है? पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। ओके, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है आपको। आप जितने भी अगर आप जितना भी ज्यादा आपको नंबर मिल जाए, जितना भी नेगेटिव में नंबर मिल जाए, उसको अगर आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पर आपको क्या मिल रही है? पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। तो याद रखिएगा काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर जैसे कि हमें ऑप्शन ए में नेगेटिव वैल्यू दी गई है, चाहे वो 100 आ सकता है, 1000 आ सकता है, 10,000 आ सकता है, लेकिन -1 -2 माइनस में अगर जितने भी वैल्यूज है ये आपकी नहीं हो सकती है काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की। ओके, सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कौन सी वैल्यू है जो काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की नहीं हो सकती है, वो होती है माइनस में जो वैल्यूज होती है। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न, What must be true about the expected values in a chi-square test? chi-square परीक्षण में अपेक्षित मूल्यों के बारे में क्या सत्य होना चाहिए? तो इस प्रश्न में हमें क्या पूछा जा रहा है कि chi-square टेस्ट में जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज है उसके बारे में क्या सही है। chi-square टेस्ट में एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होती है उसका मूल्य, उसकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए? क्या 2 होनी चाहिए, ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 होनी चाहिए, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? सो यहाँ पर याद रखिए फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये रूल है काय स्क्वायर टेस्ट का, ये कुछ रूल है, ये आपको पता होना चाहिए कि कितने सैंपल्स पर आपको स्टडी करनी चाहिए, कि क्या आपके वैल्यूज कितने होने चाहिए, ये एक रूल है। यहाँ पर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपका कोई इस क्वेश्चन के लिए एक्सप्लेनेशन नहीं है जिसको आपको समझना है। बस आपको इतना याद रखना है कि काय स्क्वायर टेस्ट में जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज होती है आपकी, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होना चाहिए, 5 से ज्यादा और इक्वल टू 5 होनी चाहिए, आपको याद रखना है। सो एक्सपेक्टेड वैल्यूज जो होती है काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी अपेक्षित मूल्य जो होते हैं उनकी जो वैल्यूज होती हैं, ये 5 के इक्वल होनी चाहिए और 5 से ज्यादा होनी चाहिए, 5 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। और जिसमें यहाँ पर आपको याद रखना है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, कि काय स्क्वायर टेस्ट में आपके जो डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, आपके जो सैंपल्स होते हैं जिस पर आप स्टडी कर रहे हो, उनकी साइज ज्यादा होती है, उनकी साइज ज्यादा होनी चाहिए। आप काय स्क्वायर टेस्ट का अगर उपयोग कर रहे हो, अगर आप काय स्क्वायर टेस्ट यूज कर रहे हो, तो आप 1-2 सैंपल पर स्टडी करने के लिए नहीं करते हो। काय स्क्वायर टेस्ट ज्यादातर सैंपल्स पर स्टडी करी जाती है, बहुत ज्यादा बड़े बड़े सैंपल्स पर काय स्क्वायर टेस्ट के बेसिस पर ही काय स्क्वायर टेस्ट का यूज कर ही स्टडी करी जाती है। सो ये भी एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि काय स्क्वायर टेस्ट के में जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज होती है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, सो वो वैल्यूज होनी चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ये रूल है आपका, बस यहाँ पर आपको इतना ही याद रखना है। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। दैट्स इट। एंड तृतीयक स्रोत डाटा का लाभ है, बेनिफिट ऑफ सेकेंडरी डाटा इज दैट। इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है कि आपके द्वितीयक स्रोत डेटा जो होता है उसका बेनिफिट, उसके फायदे क्या होते हैं, मतलब आपके जो सेकेंडरी सोर्स डेटा होता है उसका बेनिफिट क्या होता है, दिए गए ऑप्शंस में से हमें ये पता लगाना है। तो आपको पता होना चाहिए कि सेकेंडरी सोर्स डेटा क्या होता है, मतलब आपके द्वितीयक स्रोत डेटा ये होता क्या है। तो याद रखिएगा रिसर्च में आपके 2 टाइप के डेटा होता है, एक होता है प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो रिसर्चर खुद जनरेट करते हैं, प्राइमरी डेटा वो होता है जो रिसर्चर्स खुद जनरेट करते हैं, उस डेटा को रिसर्चर खुद डेवलप करते हैं, उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा सोर्स। ऐसा डेटा जो रिसर्चर खुद जनरेट करते हैं, वो डिफरेंट मेथड्स के थ्रू खुद डेटा को जनरेट करते हैं, खुद डेटा जनरेट करते हैं, उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा क्या होता है, मतलब आपका द्वितीयक डेटा क्या होता है, वो डेटा होता है जो पहले से ही उपलब्ध हो, पहले से ही प्रेजेंट हो आपको यहाँ पर, आप यहाँ पर कोई डेटा को जनरेट नहीं करते हो। सेकेंडरी डेटा क्या होता है, मतलब द्वितीयक आपका डेटा क्या होता है जिसमें आपके पास पहले से ही इंफॉर्मेशन उपलब्ध होती है, जर्नल्स, आर्टिकल्स, पेपर्स वगैरह में पहले से ही आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। अब इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है आपका जो सेकेंडरी सोर्स डेटा होता है इसका बेनिफिट क्या होता है, मतलब आपके द्वितीयक स्रोत डेटा होता है इसका फायदे क्या होता है, इसका लाभ क्या है। सो हम एक एक करके सारे विकल्प देखते हैं और पता लगाते हैं आपके सेकेंडरी सोर्स डेटा का बेनिफिट क्या होगा। सो पहले हम ऑप्शन बी देखेंगे, इट इज
प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, मतलब ये प्रयोजना विशिष्ट होता है। नहीं, आपका जो प्रोजेक्ट है उसी से स्पेसिफिक, कोई पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट है उसी से स्पेसिफिक होगा कि नहीं। मान लीजिए किसी का कुछ और प्रोजेक्ट है, कोई किसी दवाई पर काम कर रहा है, कोई किसी ड्रग्स पर काम कर रहा है, सो उसके वो अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से सेकेंडरी सोर्स मतलब अवेलेबल डेटा होगा उसकी हेल्प लेगा। ऐसा पर्सन जो किसी और टॉपिक पर रिसर्च कर रहा है, कोई हिस्टोरिकल टॉपिक पर रिसर्च कर रहा है, कोई सोशल सर्विसेज पर रिसर्च कर रहा है, सो वो अपने टॉपिक के हिसाब से, वो आपका जो प्रोजेक्ट है उनके हिसाब से वो अपने सेकेंडरी सोर्स डेटा, जो भी सेकेंडरी डेटा होगा, जो भी उस टॉपिक पर पहले से ही रिसर्च की होगी उसका रेफरेंस लेगा वो। जरूरी नहीं आपका जो प्रोजेक्ट है उसी से स्पेसिफिक हो आपका सेकेंडरी डेटा। ये तो सेकेंडरी डेटा का, आपका सेकेंडरी सोर्स डेटा का बेनिफिट नहीं होगा, आपके द्वितीयक स्रोत डेटा का फायदा नहीं होगा। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प भी है इस क्वेश्चन का रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा, इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, इट इज टाइम बाउंडेड, मतलब ये समय विद्युत होता है। नहीं, यहाँ पर आपके लिए कोई समय का बंदिश नहीं होती है, आपको समय समय होता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो प्रेजेंट है, इंफॉर्मेशन उपलब्ध है आपके पास, जो भी आपके वो डेटा है, डेटा ऑलरेडी उपलब्ध है आपके पास। यहाँ पर आपको कोई टाइम नहीं होता कि इतने ही टाइम में आपको डेटा लेना होता है, आप कभी भी ले सकते हो। यहाँ पर टाइम की कोई लिमिट नहीं होती, टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं होता है, समय समय ही समय होता है आपके पास। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प सी दिया गया है ये टोटली इनकरेक्ट है, ये गलत हो जाएगा विकल्प। उसी तरीके से ऑप्शन डी, इट इज इंटरनल डेटा, मतलब ये आंतरिक डेटा होता है। इंटरनल डेटा का मतलब क्या होता है, ये आपका प्राइमरी डेटा के अंडर आता है। मतलब इंटरनल डेटा जो आप खुद जनरेट करते हो उसे हम कहते हैं इंटरनल डेटा, मतलब आंतरिक डाटा। आंतरिक डाटा क्या होता है, जो आप खुद से बनाओगे, ऐसा डेटा जो आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज करके खुद से बनाओगे उसे हम कहते हैं इंटरनल डेटा, आंतरिक डेटा। सो आपका जो सेकेंडरी सोर्स डेटा होता है, आपका द्वितीयक स्रोत डेटा जो होता है, ये आपका आंतरिक डेटा नहीं होता है। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प डी है ये भी इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा। सो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए, इट सेव्स इमेंसली टर्म्स ऑफ बोथ कॉस्ट एंड टाइम। ये आपका समय भी बचाता है और ये आपका जो कॉस्ट है मतलब मनी है उससे भी बचाता है, मतलब आपके जो समय के में भारी बचत करता है। ओके, आपका समय एज वेल एज आपका जो पैसे है वो दोनों भी चीजों को बचाता है। याद रखिएगा सेकेंडरी सोर्स, क्योंकि ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है तो आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको कोई इन्फॉर्मेशन को ढूंढना नहीं है, आपके पास टाइम ही टाइम होता है, टाइम भी बच जाता है आपके पास, और कॉस्ट भी, यहाँ पर आपका पैसे भी खर्च नहीं होता है ज्यादा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, ये लागत और समय में भारी बचत करता है। इट सेव्स इमेंसली इन टर्म्स ऑफ बोथ कॉस्ट एंड टाइम। अगला प्रश्न, A journalist wanted to record the views of the people on the budget near the market. The sampling method that the journalist will use is. बाजार में समीप एक पत्रकार के संघ के बजट पर लोगों के विचार की रिकॉर्ड करना है। पत्रकार कौन सी प्रतिचयन विधि का उपयोग करेगा? अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट एक मार्केट प्लेस पर गया है और वहां पर लोगों के ओपिनियन ले रहा है जर्नलिस्ट बजट पर। सो यहाँ पर जो जर्नलिस्ट है वो किस सैम्पलिंग मेथड का यूज करेगा लोगों के ओपिनियन जानने के लिए? मतलब एक बाजार है, उस बाजार में पत्रकार को कुछ बजट पर लोगों के विचारों को रिकॉर्ड करना है। सो यहाँ पर जो पत्रकार है वो कौन से प्रतिचयन विधि का उपयोग करेगा, हमें इस क्वेश्चन में ये पता लगाना है। सो जैसे कि यहाँ पर रिसर्चर मतलब जब जर्नलिस्ट है ये बजट पर लोगों की ओपिनियन ले रहा है। सो बजट क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए पहले तो। बजट क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट हर ईयर में एक बजट देती है, मतलब कितना पैसे कहाँ स्पेंड होने वाला है, कितना पैसे हेल्थ पर स्पेंड होने वाला है लोगों के, कितने पैसे एजुकेशन पर स्पेंड करा जाएगा। सो यहाँ पर बजट में ये सारी चीजें डिसाइड होती है। सो बजट पर लोगों की क्या ओपिनियन है, जैसे हर ईयर हर साल जो है गवर्नमेंट बजट निकालती है। सो यहाँ पर जर्नलिस्ट को ये पता लगाना है कि जो बजट गवर्नमेंट ने निकाला है उस पर लोगों की क्या राय है, उनके क्या विचार है, उनके क्या ओपिनियन है, कि वो बजट सही है या फिर नहीं सही है। उनके हिसाब से उनकी ओपिनियन जान रहे हैं, उनके विचारों को जान रहे हैं यहाँ पर जर्नलिस्ट। तो याद रखिएगा जर्नलिस्ट क्या कर रहे हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से उन्होंने मार्केट प्लेस पर गए हैं। जर्नलिस्ट अपनी सुविधा के हिसाब से वो मार्केट प्लेस पर गए हैं और वहां पर लोगों से बजट की
ओपिनियन ले रहे हैं। तो यहाँ पर अपनी सुविधा के हिसाब से वो मार्केट में गए हैं और वहाँ पर लोगों से ओपिनियन ले रहे हैं। तो अपनी सुविधा के हिसाब से जा रहे हैं जर्नलिस्ट, मतलब यहाँ पर जो जर्नलिस्ट है ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग का यूज करेंगे। सो याद रखिएगा, कन्वीनियंस सैम्पलिंग जिसे हम कहते हैं सुविधाजनक प्रतिचयन, और कन्वीनियंस को हम और एक्सीडेंटल सैम्पलिंग भी कहते हैं। आपको ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग को एक्सीडेंटल सैम्पलिंग भी कहते हैं। सो किस तरीके से यहाँ पर जो जर्नलिस्ट है वो लोगों का ओपिनियन जानेंगे बजट पर। मान लीजिए जर्नलिस्ट कोई मार्केट प्लेस पर खड़े हैं, अब जो लोग उनको दिख रहे हैं वो पर्टिकुलर कोई भी लोगों के पास जाएंगे और उनका ओपिनियन लेंगे। अब मान लीजिए इस पर्सन के पास जर्नलिस्ट गए और उनसे ओपिनियन ले रहे, इस पर्सन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जर्नलिस्ट को, तो कोई दूसरे पर्सन से जर्नलिस्ट रिस्पॉन्स लेंगे। अगर इसने नहीं दिया तो किसी और पर्सन से और जर्नलिस्ट रिस्पॉन्स देंगे। मतलब यहाँ पर एक एक्सीडेंट की तरह, मतलब डायरेक्टली जाकर लोगों से ओपिनियन ले रहे हैं। यहाँ पर रिसर्चर ने नहीं डिसाइड किया था पहले से कि मैं इस पर्सन को लूंगा। रिसर्चर को तो पता ही नहीं कि मार्केट में कौन से लोग हैं, वो तो डायरेक्टली जा रहे हैं और लोगों से उनका ओपिनियन ले रहे हैं। सो यहाँ पर जो जर्नलिस्ट है वो इस स्टडी को करने के लिए, मतलब बजट पर लोगों के ओपिनियन लेने के लिए कन्वीनियंस और एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, इस सैम्पलिंग मेथड का यूज करेंगे, इस प्रतिचयन विधि का उपयोग करेंगे। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब जो इनकरेक्ट ऑप्शन है, जो गलत विकल्प है, उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। जैसे रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, आप रैंडमली किसी भी लोग को चुन लेते हो। सो यहाँ पर रिसर्चर को पता नहीं कि कौन से लोग रिस्पॉन्स करेंगे, कौन से लोग रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। सो रिसर्चर यहाँ पर रैंडम सैम्पलिंग का उपयोग नहीं कर सकते, मतलब यादृच्छिक प्रतिचयन का उपयोग नहीं कर सकते। देन ऑप्शन बी, नॉन रैंडम सैम्पलिंग। नॉन रैंडम सैम्पलिंग जहां पर रिसर्चर रैंडमली पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट नहीं करते, मतलब जहां पर रिसर्चर जजमेंट नहीं लगा सकते कि मुझे इस पर्सन से ही इंफॉर्मेशन मिल सकती है, मुझे इस पर्सन से इंफॉर्मेशन मिल सकती है, ऐसा नहीं कर सकते रिसर्चर। सो ऑब्वियसली यहाँ पर जो रिसर्चर है नॉन रैंडम सैम्पलिंग, मतलब जो जर्नलिस्ट है ये नॉन रैंडम सैम्पलिंग मतलब गैर यादृच्छिक प्रतिचयन का उपयोग नहीं करेंगे। एंड ऑब्वियसली जजमेंट सैम्पलिंग भी इस क्वेश्चन का इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन सी, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जिसे हम कहते हैं सुविधाजनक प्रतिचयन। नेक्स्ट, एक मात्रात्मक अध्ययन की रिपोर्ट में शामिल नहीं होगी। अ रिपोर्ट ऑफ अ क्वांटिटेटिव स्टडी विल नॉट इंक्लूड। इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि अगर आप क्वांटिटेटिव स्टडी परफॉर्म कर रहे हो तो आप उस क्वांटिटेटिव स्टडी में कौन सी ऐसी चीज है जिसको रिपोर्ट नहीं करोगे, जिसको इंक्लूड नहीं करोगे। मतलब आप एक मात्रात्मक अध्ययन की रिपोर्ट लिख रहे हो तो उसमें आप कौन से ऐसे विकल्प है जिसको आप शामिल नहीं करोगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि क्वांटिटेटिव स्टडी होती क्या है, मतलब आपकी मात्रात्मक अध्ययन होती क्या है। क्वांटिटेटिव स्टडी, तो क्वांटिटेटिव स्टडी में क्या करते हैं हम, हमारे पास थियोरी अवेलेबल होती है, हमारे पास थियोरी अवेलेबल होती है, हमारे पास कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल होती है। इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, उस पर हम हाइपोथेसिस ले डाउन करते हैं, उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको मेजर करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उसको देखेंगे, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्व करेंगे किस तरीके से वो फेनोमेना हैपन हो रहा है। सारी चीजें आप ऑब्जर्व करते हो, एनालाइज करते हो। देन एनालिसिस के बाद आप कुछ इंटरप्रेट करते हो, कुछ चीजों को मेजर करोगे। सो बेसिकली क्वांटिटेटिव स्टडी का मतलब क्या होता है, जिसमें आप नंबर से डील करो, जिसमें आप कोई क्वांटिटी से डील करो, आप चीजों को मेजर करोगे, आप देखोगे कि जो आपके जो थ्योरी है ये वैलिड है या फिर नहीं। बेसिकली हम यही देखते हैं क्वांटिटेटिव स्टडी में। जैसे हम क्वालिटेटिव स्टडी में थ्योरी बना लेते हैं तो उसी थ्योरी का वैलिड करते हैं, उसको हम देखते हैं कि वो थ्योरी वैलिड है या फिर नहीं, उसको हम डिफरेंट वेज से ऑब्जर्व करेंगे, उस पर टेस्ट परफॉर्म करेंगे, उसमें जो भी फेनोमेना हो रहा है, जो भी आपके पास जो भी फेनोमेना अकर हो रहा है, उन सारे चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, जो भी चीजें हैपन हो रही है उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको मेजर करेंगे। बेसिकली क्वांटिटेटिव है तो मेजरमेंट तो बहुत जरूरी है, आप चीजों को मापते हो क्वांटिटेटिव स्टडी में। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है ये सही है, आप चीजों को मेजर करते हो, काउंट करते हो। क्वांटिटेटिव है मतलब क्वांटिटी से डील कर रही है, क्वांटिफिएबल डेटा होगा इसमें आपके पास क्वांटिटेटिव स्टडी में, जिसको आप काउंट कर सके। उसी तरीके से आप ये भी बताते हो कि आपकी जो थ्योरी है ये वैलिड है या फिर नहीं, आप वैलिडेशन बताते हो, ये कि थ्योरी वैलिड है
या नहीं है, हम मान सकते हैं कि नहीं इस तरीके की थ्योरी सही है या फिर नहीं है, मतलब हम अपने हमारी थ्योरी को प्रूव करते हैं, वो वैलिड बताते हैं कि उसकी मान्यता है या फिर नहीं है। सो वैलिडेशन जो है ये भी क्वांटिटेटिव स्टडी का पार्ट होती है। सो मेजरमेंट ऑब्वियसली होगा, वैलिडेशन भी होता है, रिजल्ट भी होता है, क्योंकि हम ऑब्जर्व करते चीजों को, हाइपोथेसिस ले डाउन करने के बाद हम ऑब्जर्व करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, मेजर करेंगे, हर चीज करेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में हम आप इंटरप्रिटेशन देते हो, कुछ कंक्लूजन देते हो, उससे कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलता है, उसके बेसिस पर आप बताते हो आपके जो भी टेस्ट होते हैं, आपने जो भी परफॉर्म किया होता है, जो भी स्टडी करते हैं क्वांटिटेटिव स्टडी में, लास्ट में आप रिजल्ट बताते हो कि इससे क्या आपको मिल रहा है, क्या रिजल्ट आपका आ रहा है, क्या आपकी रिजल्ट बता रही है। सो रिजल्ट भी क्वांटिटेटिव स्टडी का पार्ट होती है, ये बहुत जरूरी है। क्वांटिटेटिव स्टडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी रिजल्ट, क्योंकि आप रिजल्ट के लिए क्वांटिटेटिव स्टडी परफॉर्म करते हो। तो याद रखिएगा मेजरमेंट, रिजल्ट एंड वैलिडेशन, ये तीनों भी आपके क्वांटिटेटिव स्टडी में इंक्लूड होंगे, और जो इंक्लूड नहीं होता है वो विकल्प है, वो ऑप्शन है आपका कन्फेशन, जिसे हम कहते हैं कबूलना। कन्फेशन क्या होता है, जिसमें आपने कोई गलत कर दिया तो आप कबूलते हो, आपने कुछ जुर्म कर दिया जैसे, तो आप क्या करते हो, उसको कबूलते हो कि मैंने ये गलती करी है, आप बेसिकली आपकी मिस्टेक्स बताते हो। सो क्वांटिटेटिव स्टडी में हम हमारी कोई मिस्टेक्स ने आगे रखते, रिसर्च अपने कोई मिस्टेक्स को नहीं बताते, कुछ कन्फेस नहीं करते। सो कन्फेशन जो है क्वांटिटेटिव स्टडी में इंक्लूड नहीं होता है, ये क्वांटिटेटिव स्टडी का पार्ट नहीं होता है। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कन्फेशन, कबूलना। नेक्स्ट, अन्वेषणात्मक शोध का उद्देश्य होता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज। इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है कि आपकी जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है, जो आपकी अन्वेषणात्मक शोध होती है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होती है। तो याद रखिएगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आपकी वो रिसर्च होती है जो ऐसा फेनोमेना जो कि वेल डिफाइंड नहीं होता है, जो क्लियरली डिफाइंड नहीं होता है, उसको डिफाइन करने के लिए, ऐसा फेनोमेना जो कंफ्यूजिंग फेनोमेना था उसको वेल डिफाइन करने के लिए हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का यूज करते हैं, आपके अन्वेषणात्मक शोध का यूज करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। सो आपकी जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है उसमें आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आप हाइपोथेसिस को डेवलप करते हो रेदर देन टेस्टिंग, मतलब आपकी जो परिकल्पना है उसको आप डेवलप करते हो, उसको टेस्ट नहीं करते, मतलब परिकल्पना के परीक्षण के स्थान पर केवल उसका निर्माण करना, उसका सिर्फ निर्माण करते हो आप, उसको उसका परीक्षण नहीं करते, उसका टेस्ट नहीं करते, आप आपकी परिकल्पना का परीक्षण नहीं करोगे, आप केवल उसका निर्माण करोगे, मतलब आप बताओगे, आपके जो भी अपने जो फेनोमेना उसको डिफाइन कर लिया, आप बताओगे कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, लेकिन आप उसको टेस्ट नहीं करोगे, आप आपकी हाइपोथेसिस, आप आपकी परिकल्पना का परीक्षण दूसरी रिसर्च में करते हैं, दूसरी शोध में करते हैं, लेकिन आप आपकी अन्वेषणात्मक शोध में आपकी हाइपोथेसिस मतलब आपकी जो परिकल्पना है उसका परीक्षण नहीं करते, बस आप आपकी परिकल्पना का, आप केवल आपकी परिकल्पना का निर्माण करते हो, मतलब आपके हाइपोथेसिस को डेवलप करते हो, टेस्ट नहीं करते हो। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प डी है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब इस प्रश्न का जो रिमेनिंग ऑप्शन है, जो बचे हुए विकल्प है, उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए, टू गिव अ सॉल्यूशन टू एन अर्जेंट इशू और प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी, मतलब समाज की किसी तात्कालिक समस्या या मुद्दे का समाधान तलाश करना। नहीं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का ये उद्देश्य नहीं होता है, आपके अन्वेषणात्मक शोध का ये उद्देश्य नहीं होता है कि समाज में किसी तत्काल समस्या का सॉल्व करना, तत्काल समस्या या फिर मुद्दे का समाधान तलाश करना, ये नहीं होता है। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प ए है ये इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। देन विकल्प बी, टू आइडेंटिफाई द पॉलिसी मेकर्स, मतलब नीति निर्माताओं का पहचान करना। पॉलिसी मेकर्स मतलब आप जैसे पॉलिसी बनाते हो, मतलब जिसने, मान लीजिए किसी ने बना लिया नाइट स्कूल, तो एक पॉलिसी है, उसको आइडेंटिफाई करना, उसका पहचान करने के लिए आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च नहीं परफॉर्म करते। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आपकी अन्वेषणात्मक शोध का यह उद्देश्य नहीं होता है। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प भी है ये भी इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। देन ऑप्शन सी, टू डिसाइड फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब भविष्य की कार्य योजना का निर्णय करना।
तो यहाँ पर अन्वेषणात्मक शोध में आप ये नहीं बताते हो कि आप भविष्य में कैसा योजना करोगे, आप भविष्य में क्या डिसाइड करोगे, कैसे एक्शन लोगे, आप ये नहीं बताते हो आपके एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में। यहाँ पर जो आपका विकल्प सी है ये भी गलत हो जाएगा। सो इस प्रश्न का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, आपकी जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होता है, जो आपकी अन्वेषणात्मक शोध का उद्देश्य होता है, वो होता है आप आपकी परिकल्पना का निर्माण करना और आपकी परिकल्पना का परीक्षण करना, मतलब आपके हाइपोथेसिस को डेवलप करना rather than हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नमूने के आकार को बढ़ाने से संभवत इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द सैंपल इज लाइकली टू। इस प्रश्न में हमें पता लगाना है कि अगर आप आपके नमूने के आकार को बढ़ा रहे हो, मतलब आप आपके सैंपल के साइज को इंक्रीज कर रहे हो, तो उस केस में आपके जो सैंपलिंग एरर्स है और नॉन सैंपलिंग एरर्स है, मतलब आपके जो नमूनाकरण त्रुटि है और जो गैर नमूनाकरण त्रुटि है, उन पर कैसा असर होगा। तो याद रखिएगा, आपको सैंपलिंग एरर्स मतलब नमूनाकरण त्रुटि और नॉन सैंपलिंग एरर्स मतलब गैर नमूना त्रुटि, ये होते क्या है टर्म्स, ये पहले इनका मतलब पता होना चाहिए। तो पहले हम सैंपलिंग एरर्स देखते हैं। सैंपलिंग एरर्स की डेफिनेशन होती है आपकी, सैंपलिंग एरर्स की डेफिनेशन हो जाएगी डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन पैरामीटर एंड सैंपल स्टैटिस्टिक। मतलब पॉपुलेशन से जो इंफॉर्मेशन है, आपकी जो पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन है और आपको जो सैंपल से इंफॉर्मेशन मिल रही है, सैंपल पर आप जैसे स्टडी परफॉर्म करते हैं और उससे जो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, आप ये माइनस करोगे तो आपका हो जाता है ये सैंपलिंग एरर। अब नॉन सैंपलिंग एरर देखते हैं हम। नॉन सैंपलिंग एरर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप क्या करते हो, सैंपल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, आपने आपके जो सैंपल्स है उन पर रिसर्च परफॉर्म किया, आपने जो आपके नमूना है नमूनों पर आपने आपके शोध परफॉर्म की, देन उसके बाद उससे जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको आपने एक जगह इकट्ठा कर लिया, मतलब एक जगह आपने उसको टेबल में फिल कर लिया, चार्ट में फिल कर लिया। तो टेबल में उस इंफॉर्मेशन को फिल करने के टाइम पर और चार्ट में उस इंफॉर्मेशन को फिल करने के टाइम पर आपसे जो मिस्टेक्स हो जाती है, उसी को कहते हैं हम नॉन सैंपलिंग एरर और गैर नमूना त्रुटि। तो आपको याद रखना है सैंपलिंग एरर क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन पैरामीटर एंड सैंपल स्टैटिस्टिक। और नॉन सैंपलिंग एरर आपको जो सैंपल से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, नमूनों से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप जब उसको टेबल या फिर चार्ट में फिल करते हो उस टाइम पर आपसे जो गलतियां हो जाती है उसी को हम कहते हैं गैर नमूनाकरण त्रुटि और नॉन सैंपलिंग एरर्स। अब आपके जो सैंपल के साइज है, सैंपल के साइज मतलब नमूने के जो आकार है उनमें उससे और सैंपलिंग एरर्स और नॉन सैंपलिंग एरर्स मतलब नमूनाकरण त्रुटि और गैर नमूनाकरण त्रुटि में कुछ संबंध है, कुछ रिलेशन है। तो आपको ये रिलेशन याद रखनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो सैंपलिंग एरर होती है, सैंपलिंग एरर आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपके सैंपल के साइज से। मतलब आपका सैंपल का साइज आप जितना ज्यादा इंक्रीज करोगे उतना ज्यादा आपका कम सैंपलिंग एरर होगा, उतना आपका सैंपलिंग एरर डिक्रीज होता जाएगा। जितना ज्यादा आप सैंपल का साइज रखोगे उतना कम आपका सैंपलिंग एरर होगा। और नॉन सैंपलिंग एरर जो होता है आपका, नॉन सैंपलिंग एरर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके सैंपल के साइज से। मतलब आप जितना आपका सैंपल का साइज ज्यादा रखोगे उतना आपका नॉन सैंपलिंग एरर ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए अपने आपके सैंपल की जो साइज है, आपके जो नमूनों के आकार है उसके बहुत ज्यादा साइज ले लिया उसका, तो आप उस केस में आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, तो ज्यादा इंफॉर्मेशन को फिल करने के लिए आपको ज्यादा टाइम लगेगा, आपके पास ज्यादा एरर्स जमा होंगे, ज्यादा आपसे मिस्टेक्स होने के चांस होंगे। तो उस केस में आपका क्या होता है, नॉन सैंपलिंग एरर ज्यादा हो जाता है। तो जितना ज्यादा आपका सैंपल का साइज होगा, मतलब जितना ज्यादा आपके नमूने के आकार को आप बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपके गैर नमूना त्रुटि बढ़ेगी। और जितना ज्यादा आपका सैंपलिंग साइज ज्यादा होगा, मतलब जितना ज्यादा आपके नमूने के आकार ज्यादा होंगे, नमूने के आकार को आप जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपका नमूनाकरण त्रुटि घटेगी। तो यहाँ पर आपका जो सही विकल्प हो जाएगा ये हो जाएगा आपका पहला विकल्प, यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आप आपके सैंपल के साइज को इंक्रीज कर रहे हो तो आपका सैंपलिंग एरर डिक्रीज हो जाएगा और नॉन सैंपलिंग एरर इंक्रीज हो जाएगा। मतलब आपके जो नमूनाकरण त्रुटि है ये घटेगी और गैर नमूनाकरण त्रुटि ये बढ़ेगी। तो ये यहाँ पर आपका जो विकल्प फर्स्ट है, फर्स्ट विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न,
यदि प्रतिदर्श जनसंख्या की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, इसको कहा जाएगा। If the sample does not represent the population characteristics, it is called. So इस प्रश्न में हमें एक परिभाषा दी गई है, मतलब इस क्वेश्चन में हमें एक डेफिनेशन दी गई है और हमें पता लगाना है कि ये परिभाषा किस विकल्प की परिभाषा होगी, मतलब ये किस ऑप्शन की डेफिनेशन होगी, हमें ये पता लगाना है। सो इस डेफिनेशन में हमें बता रहा है आपका जो सैंपल है, आपकी जो प्रतिदर्श है, क्या दर्शा रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी जो पॉपुलेशन है, आपका जो सैंपल है, सैंपल मतलब आपकी जो प्रतिदर्श है, ये आपके पॉपुलेशन को मतलब की जनसंख्या को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, जनसंख्या की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, मतलब मान लीजिए आप क्या करते हो, एक पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में से आप कुछ लोगों को चुन लेते हो और जो कि आपका सैंपल बन जाती है, मतलब जो कि आपका नमूना बन जाती है। तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होने के कारण आप क्या करते हो, पूरी पॉपुलेशन पर आपकी शोध परफॉर्म नहीं करते हो, आप पॉपुलेशन में से मतलब आपकी जो जनसंख्या होती है, जनसंख्या में से कुछ सदस्य को चुन लेते हो जो कि आपका नमूना बन जाती है, सैंपल बन जाती है और इस पर आप आपकी शोध परफॉर्म करते हो, रिसर्च परफॉर्म करते हो। तो आप क्यों इस तरीके से सैंपल लेते हो, ताकि आपकी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मतलब आपकी जो जनसंख्या है, जनसंख्या के कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सैंपल को रिप्रेजेंट करे। तभी तो आपके जो आप सैंपल पर आप रिसर्च परफॉर्म करते हो, आपके नमूनों पर आप जो शोध परफॉर्म करते हो, उससे जो आपको रिजल्ट मिलते हैं, इससे जो आपको नतीजे मिलेंगे, इस रिजल्ट का आप उपयोग ये सारी पूरी पॉपुलेशन पर करते हैं। इससे जो रिजल्ट मिलते हैं आपको सैंपल से, नमूनों से जो आपको रिजल्ट मिलते हैं, वो रिजल्ट आप पूरी पॉपुलेशन पर अप्लाई करते हो। उसका जो भी आपको रिस्पॉन्ड मिलेगा आप पूरी पॉपुलेशन पर अप्लाई करोगे। तो इस तरीके से आप रिसर्च परफॉर्म करते हो। जैसे मान लीजिए कोई ड्रग है, एक दवाई रिसर्चर ने लॉन्च करी, तो पूरी पॉपुलेशन को नहीं दिया जाता है, पहले कुछ लोगों पर टेस्ट करा जाता है। अगर वो सक्सेसफुल साबित होती है तो उसे पूरी पॉपुलेशन पर दिया जाता है। उसी तरीके से अगर आप सैंपल चुन रहे हो, अगर आप आपका प्रतिदर्श चुन रहे हो, अगर आप आपका नमूना चुन रहे हो, तो आपका नमूना ऐसा होना चाहिए कि पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। अगर ये पूरी पॉपुलेशन को, आपका जो नमूना है पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, मतलब आपका जो प्रतिदर्श है ये पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो उस केस में उस प्रतिदर्श को और उस सैंपल को, उस नमूने को हम कहेंगे बायस्ड सैंपल। बायस्ड सैंपल मतलब जिसमें पक्षपात हो। सो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, ऐसा सैंपल चूज कर रहे हो और ऐसा नमूना ले रहे हो जो कि आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है। सो इसके जो रिजल्ट मिलेंगे आपको, इसके रिजल्ट आप पूरी पॉपुलेशन पर अप्लाई नहीं कर सकते, वो रिजल्ट रॉन्ग मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पर आपका झुकाव है, यहाँ पर आप पक्षपात कर रहे हो। सो ये डेफिनेशन आपकी हो जाएगी बायस्ड सैंपल की, जो कि आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। सो उसे हम कहते हैं बायस सैंपल। आपने जो सैंपल लिया है वो एक बायस है, मतलब आपने पक्षपात करा है, यहाँ पर आपका झुकाव है। उसी तरीके से जो रिमेनिंग ऑप्शन है, जो बचे हुए विकल्प है, जो गलत ऑप्शन है इस क्वेश्चन के, उन्हें भी हम देख लेते हैं। रैंडम सैंपलिंग, जिसे हम कहते हैं यादृच्छिक सैंपल, मतलब प्रतिदर्श। सो रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है, आपके पॉपुलेशन ऐसी होती है, रिसर्चर ऐसी पॉपुलेशन में से ऐसे मेंबर्स को सेलेक्ट करते हैं जो कि पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। उसी तरीके से क्लस्टर में भी यही होता है कि आप जो सैंपल चुनते हो, जो नमूना लेते हो, ये आपकी पूरी जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से स्ट्रेटिफाइड मतलब आपके समूह प्रतिदर्श और आपके स्तृत्व प्रतिदर्श, ये तीनों भी सैंपल्स में आप जो भी सैंपल लेते हो, जो भी आप नमूना चूज कर लेते हो, जो भी आपका सैंपल होता है, वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है बायस सैंपल, पक्षपाती प्रतिदर्श। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न, किसी अध्ययन के तहत जनसंख्या की परिमाण, प्रवृत्ति या व्यवहार के बारे में एक कथन को कहा जाता है। A statement about the magnitude, trend or behavior of a population under study is called. इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है और ये फाइंड आउट करना है कि स्टेटमेंट गिवन है, उस स्टेटमेंट में हमें जनसंख्या की परिमाण, प्रवृत्ति या व्यवहार के बारे में कुछ बताया गया है। सो उस परिकल्पना को हम क्या कहेंगे, हमें ये पता लगाना है। सो याद रखिए, जब भी एक आपको स्टेटमेंट गिवन है,
उस स्टेटमेंट में आपको ये बताया गया है कि किसी भी पॉपुलेशन के, किसी भी जनसंख्या के परिमाण, प्रवृत्ति या व्यवहार, मतलब किसी भी पॉपुलेशन का मैग्नीट्यूड, ट्रेन या फिर बिहेवियर के बारे में हमें वो स्टेटमेंट बता रहा है, तो वो आपकी डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस होगी, मतलब वर्णनात्मक परिकल्पना होगी। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प सी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आपको जो ये डेफिनेशन दी गई है, ये आपकी जो विकल्प सी है उसकी डेफिनेशन गिवन है इस प्रश्न में। अब जो आपको इनकरेक्ट ऑप्शन गिवन है, जो आपके गलत विकल्प दिए गए हैं, उसे भी हम एक बारी देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए विकल्प है आपको गिवन है नल हाइपोथेसिस, जिसे हम कहते हैं शून्य परिकल्पना और नगण्य परिकल्पना भी कहते हैं। सो नल हाइपोथेसिस और शून्य परिकल्पना का मतलब क्या होता है, कौन सी हाइपोथेसिस होती है? ये वो हाइपोथेसिस है जो रिसर्चर अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। जो अपनी हाइपोथेसिस होती है रिसर्चर की, नल हाइपोथेसिस को रिसर्चर टेस्ट करते हैं और ये बताते हैं कि उनकी नल हाइपोथेसिस ट्रू है या फिर फॉल्स है। अगर अपनी वो नल हाइपोथेसिस को मतलब या फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं या फिर रिजेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि आपके जो चर है, चरों के बीच में कोई संबंध नहीं होता है, कोई रिलेशन नहीं होता है। लेकिन हमें इस डेफिनेशन में ऐसा कुछ गिवन नहीं है, तो यहाँ पर आपका जो विकल्प है ये गलत हो जाएगा। विकल्प भी आपको गिवन है वैकल्पिक परिकल्पना, जिसे हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये आपके नल हाइपोथेसिस का उल्टा होती है, मतलब नल हाइपोथेसिस की ये अपोजिट होती है। जैसे नल हाइपोथेसिस बताती है कि आपके चरों के बीच में कोई संबंध नहीं है, उसी तरीके से अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बताती है कि आपके चरों के बीच में कुछ ना कुछ संबंध होगा। तो यहाँ पर हमें चरों के बीच में कोई संबंध से रिलेटेड हमें ये प्रश्न गिवन नहीं है, मतलब यहाँ पर आपका जो विकल्प भी है ये भी गलत हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प डी रिलेशनल हाइपोथेसिस, जिसे हम कहते हैं संबंधप्रक परिकल्पना। और रिलेशनल हाइपोथेसिस बताती है कि आपके जो चर है, चरों के बीच में कुछ ना कुछ संबंध होगा। लेकिन उसी तरीके से आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, लेकिन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होती है आपको याद रखना है, ये आपकी नल हाइपोथेसिस की उल्टी होती है। मतलब आपकी जो वैकल्पिक परिकल्पना है ये आपकी नगण्य मतलब शून्य परिकल्पना की उल्टी होती है। लेकिन रिलेशनल हाइपोथेसिस आपकी जो नल हाइपोथेसिस है उसकी उल्टी नहीं होती है, मतलब उसकी अपोजिट नहीं होती है। लेकिन रिलेशनल हाइपोथेसिस बताती है आपके जो चर है, चरों के बीच में कुछ ना कुछ संबंध है। सो हमें संबंध से रिलेटेड ये क्वेश्चन नहीं गिवन है, सो यहाँ पर आपका जो विकल्प डी है ये भी गलत हो जाएगा। इस प्रश्न में हमें यह बता रहा है कि आपको एक स्टेटमेंट गिवन है, वो स्टेटमेंट आपके जनसंख्या के परिमाण, प्रवृत्ति या व्यवहार के बारे में बता रहा है। सो उस हाइपोथेसिस को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस, जिसे हम वर्णनात्मक परिकल्पना भी कहते हैं। सो यहाँ पर आपका विकल्प सी है ये सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। एंड पहला प्रश्न, शोधकर्ता की रुचि शहरी क्षेत्र में किसी विशेष राजनीतिक दल के विवरणिका का अध्ययन करने में है। अध्ययन के लिए उसे कौन सा उपकरण पसंद करना चाहिए? The researcher is interested in studying the prospectus of a particular political party in an urban area. What tool should he prefer for the study? तो इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है कि एक शोधकर्ता है, शोधकर्ता की रुचि है, एक शोधकर्ता को एक अध्ययन करना है। उस अध्ययन में देखना है कि राजनीतिक दल है, वो राजनीतिक दल उसके कितने चांसेस है, वो जीत सकता है या फिर नहीं एक शहरी क्षेत्र में। ये देखना है रिसर्चर को, इस पर अध्ययन करना है। तो इस अध्ययन के लिए रिसर्चर कौन से टूल का उपयोग करेंगे, हमें ये पता लगाना है इस प्रश्न में। मतलब एक रिसर्चर है, रिसर्चर को एक स्टडी करना है, स्टडी में देखना है कि एक अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया में ये पॉलिटिकल पार्टी की जीतने के चांसेस क्या होंगे, कि पॉलिटिकल पार्टी वहां पर सरवाइव कर पाएगी या फिर नहीं। तो इस स्टडी को परफॉर्म करने के लिए, स्टडी को कंडक्ट करने के लिए रिसर्चर किस टूल का यूज करेंगे, हमें ये पता लगाना है इस क्वेश्चन में। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर हम रिसर्चर जो है ये स्टडी कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी के जीतने के कितने चांसेस जो हैं, कि ये पॉलिटिकल पार्टी वापस सरवाइव कर पाएगी या फिर नहीं। तो ये कौन सा एरिया है? अर्बन एरिया है। अर्बन एरिया मतलब एक शहरी क्षेत्र। सो यहाँ पर ये शहरी क्षेत्र है, मतलब यहाँ पर जो ज्यादातर पढ़े लिखे लोग ही होंगे, मतलब लिटरेट लोग होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे ज्यादातर। सो यहाँ पर ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, तो यहाँ पर आप उनको क्वेश्चंस प्रोवाइड करके पूछ सकते हो कि पॉलिटिकल पार्टी के जीतने के चांस होंगे या फिर नहीं। तो यहाँ पर एक रिसर्चर क्या करेंगे, एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे लोगों को, मतलब रेस्पोंडेंट्स को। सो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन किस में होते हैं?
क्वेश्चनेयर्स में। सो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चनेयर क्या होता है, जिसमें एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होंगे, सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे और लोगों को वहां पर प्रोवाइड किया जाएंगे ये लिस्ट। सो लोग क्या करेंगे, इस लिस्ट के थ्रू इस क्वेश्चंस के रिस्पॉन्ड करेंगे। सो डायरेक्टली यहाँ पर जो रिसर्चर डायरेक्टली नहीं पूछ सकते कि इस पॉलिटिकल पार्टी के जीतने के कितने चांसेस है। रिसर्चर कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, उन क्वेश्चंस के थ्रू रिसर्चर लोगों का रिस्पॉन्ड जानेंगे कि यहाँ पर ये पार्टी ने कितना काम करवाई है। ऐसा कुछ क्वेश्चन होंगे इस लिस्ट में, इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। सो लोग इस टाइप के क्वेश्चंस का रिस्पॉन्ड करेंगे। अब रिस्पॉन्ड करने के बाद रिसर्चर को लोगों का रिस्पॉन्ड मिल जाएगा, जो पब्लिक है, जो जिस पर रिसर्चर ये अर्बन एरिया पर रिसर्चर एक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, वहां पर रहने वाले लोगों को प्रोवाइड करेंगे और वो उसका रिस्पॉन्ड देंगे। तो रिसर्चर जो उनका रिस्पॉन्ड आएगा उनके थ्रू गेस करेंगे कि इस पॉलिटिकल पार्टी के जीतने के चांसेस क्या होंगे। क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं तो उनको क्वेश्चन समझ में आएंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ में आएंगे, तो वो इजीली फिल कर सकते हैं इस क्वेश्चनर को। सो क्वेश्चनर क्या होता है, एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन होती है जिसमें रिसर्चर सारे क्वेश्चन पहले से ही प्रोवाइड कर देते हैं और जो रिस्पॉन्डेंट है उनका आंसर करते हैं। सो उसे हम कहते हैं क्वेश्चनर। सो इस स्टडी को परफॉर्म करने के लिए रिसर्चर जो है आपके क्वेश्चनर इस टूल का यूज करेंगे। मतलब इस अध्ययन के करने के लिए रिसर्चर जो है मतलब आपका शोधकर्ता जो है वो आपके प्रश्नावली इस टूल का उपयोग करेंगे। सो इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, मतलब ऑप्शन सी क्वेश्चनर। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है उन्हें भी हम एक एक बारी देख लेते हैं। जैसे हमें यहाँ पर आपका ऑप्शन ए दिया गया है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल कब हम करेंगे, जब हमें देखना होगा जो फाइनल रिजल्ट आते हैं, फाइनल रिजल्ट में हमें देखना होगा कि पूरी यहाँ पर जो सिटी है, पर्टिकुलर सिटी है, अगर सिटी दिया जाता पूरी सिटी में अगर ये पर्टिकुलर जो पार्टी है उसके जीतने के कितने चांसेस हो सकते हैं। सो तब देखने के लिए हम रेटिंग स्केल का पता लगाएंगे हमें वोट मिलने के बाद। सो यहाँ पर आपका रेटिंग स्केल इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। उसी तरीके से इंटरव्यू कंडक्ट करवाना, यानी हर एक एक लोगों से उनका रिस्पॉन्स कलेक्ट करना। तो आप मतलब अर्बन एरिया की जो पॉपुलेशन है ज्यादा होती है, अब एक एक लोगों से उनका रिस्पॉन्ड कलेक्ट करने जाओगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो इसीलिए इंटरव्यू इस टूल का यूज नहीं करेंगे रिसर्चर। इस प्रश्न का ऑप्शन बी रॉन्ग आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से स्केड्यूल जिसे हम कहते हैं अनुसूची। स्केड्यूल इंटरव्यू की ही तरह होता है, लेकिन स्केड्यूल में रिसर्चर पहले से ही क्वेश्चंस डिसाइड कर लेते हैं कि उनको जो रिस्पॉन्डेंट्स है उनको क्या क्वेश्चन करना है। लेकिन इंटरव्यू में पहले से क्वेश्चन जो होते हैं, पहले से जो आपका प्रश्न होते हैं, रिसर्चर ये डिसाइड नहीं करते। लेकिन स्केड्यूल में सेम इंटरव्यू की तरह होता है, लेकिन इसमें जो रिसर्चर है पहले से ही क्वेश्चंस डिसाइड कर लेते हैं। सो अगेन स्केड्यूल एक टाइप का इंटरव्यू ही होता है, इंटरव्यू की तरह होता है। सो यहाँ पर एक एक लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए रिसर्चर के पास टाइम उतना नहीं होता, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसीलिए स्केड्यूल इस टूल का भी यूज नहीं करेंगे। सो रिसर्चर इस स्टडी को परफॉर्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चनर इस टूल का यूज करेंगे। सो इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी। अगला प्रश्न, दो चरों के बीच संबंध की व्याख्या करने वाली परिकल्पना क्या है? Hypothesis which explain the relationship between two variables is। इस प्रश्न में हमें पता लगाना है कि जब दो चरों के बीच में संबंध, एक ऐसी हाइपोथेसिस, एक ऐसी परिकल्पना जो दो चरों के बीच में संबंध बता रही है, तो उस परिकल्पना को हम क्या कहेंगे? मतलब एक ऐसी हाइपोथेसिस जो दो वेरिएबल्स के बीच में हमें रिलेशनशिप बता रही है, रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर रही है, सो उस हाइपोथेसिस को हम क्या कहते हैं? सो याद रखिएगा, जब भी दो ऐसी परिकल्पना, ऐसी हाइपोथेसिस जब वो दो चरों के बीच में संबंध को बताती है, संबंध को एक्सप्लेन करती है, सो उस परिकल्पना को हम कहते हैं संबंधपरक परिकल्पना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिलेशनल हाइपोथेसिस। अब जैसे आपको जो क्वेश्चन गिवन है, आपको जो प्रश्न गिवन है, इसी प्रश्न में आपको हिंट भी उन्होंने बताई रखी है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो इस प्रश्न में दो चरों के बीच संबंध, दो चरों के बीच रिलेशनशिप है, संबंध है, तो ये कौन सी परिकल्पना की डेफिनेशन होगी? संबंधपरक परिकल्पना। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प बी है ये सही हो जाएगा, विकल्प बी आपका इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, जिससे हम इंग्लिश में कहते हैं रिलेशनल हाइपोथेसिस और संबंधपरक परिकल्पना। अब
संबंधपरक परिकल्पना और रिलेशनल हाइपोथेसिस ये क्या होती है? जो संबंधपरक परिकल्पना और रिलेशनल हाइपोथेसिस एक ऐसी हाइपोथेसिस होती है, एक ऐसी परिकल्पना होती है जो दो चरों के बीच जो संबंध है उसको बताती है, उसको एक्सप्लेन करती है। ओके, अब दो चर कुछ भी हो सकते हैं, जो कोई भी दो चरों के बीच में का रिलेशनशिप बताती है, उनका संबंध बताती है, एक दूसरे से कैसे उनके रिलेशनशिप है, कैसे एक दूसरे से वो जुड़े हैं, उस तरीके से आपका संबंधपरक मतलब रिलेशनल हाइपोथेसिस और संबंधपरक परिकल्पना आपको बताती है। सो आपको यहाँ पर जो डेफिनेशन दी गई है ये आपकी संबंधपरक मतलब रिलेशनल हाइपोथेसिस की डेफिनेशन दी गई है। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प भी है ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब जो इनकरेक्ट ऑप्शन से जो गलत उत्तर है, जो गलत विकल्प है आपके, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे विकल्प आपको गिवन है कॉजल मतलब कारण। अब कॉजल परिकल्पना क्या होती है? जो आपको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताए, मतलब जो आपको कारण एंड प्रभाव संबंध बताए, उसे हम कहते हैं कॉजल हाइपोथेसिस मतलब कारण परिकल्पना। लेकिन हमें इस प्रश्न में ये बताया गया है कि दो चरों के बीच में कुछ ना कुछ संबंध है, संबंध को जो एक्सप्लेन करे उसे हम कहते हैं संबंध परिकल्पना। अगर हमें अब इस प्रश्न में ऐसा गिवन होता है, ऐसा दिया गया होता है कि दो चरों के बीच में कैसा संबंध है कि वे एक दूसरे से कॉजल रिलेशनशिप को बता रहे हैं, मतलब कारण और प्रभाव को बता रहे, तब उस केस में आपका जो उत्तर होता वो कारण परिकल्पना होता। लेकिन आपका इस प्रश्न का सही उत्तर संबंधपरक होगा, ना कि कॉजल और ना कि कारण। ओके, अब ऑप्शन सी आपको गिवन है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस जो आपके वेरिएबल्स को सिर्फ एक्सप्लेन करे, वेरिएबल्स के बारे में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन रहती है उसको आप एक्सप्लेन करते हो। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर रहे हो, वेरिएबल्स को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो। तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस मतलब वर्णनात्मक परिकल्पना का भी डेफिनेशन नहीं होगी। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प सी है ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका रिलेशनल हाइपोथेसिस, जिसे हम कहते हैं संबंधपरक परिकल्पना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस चर को मात्रात्मक शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है? Which of the following variables cannot be expressed in quantitative terms? इस प्रश्न में हमें ये फाइंड आउट करना है, ये पता लगाना है कि दिए गए विकल्प में से कौन सा ऐसा एक विकल्प है, कौन सा ऐसा एक वेरिएबल है, कौन सा ऐसा एक चर है जो आपके क्वांटिटेटिव टर्म को और मात्रात्मक शब्दों को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, व्यक्त नहीं कर रहा है। अब हम वन बाय वन ये सारे विकल्प देख लेते हैं। सो आपको पहले विकल्प देखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वांटिटेटिव टर्म क्या होता है, मतलब मात्रात्मक टर्म क्या होता है। क्वांटिटेटिव जैसा ये नाम से ही हमें इसका अर्थ पता चल रहा है, जो क्वांटिटी बताए, जो क्वांटिटी बताए। और क्वांटिटेटिव टर्म्स में हमारे पास जो भी वेरिएबल्स होंगे, जो भी चर होंगे, यहाँ पर हमारे पास नंबर्स में सारा डेटा अवेलेबल होगा। आपको ये याद रखना है, नंबर्स के फॉर्म में हमारे पास सारा डेटा प्रेजेंट होगा। ओके, जो कि नंबर को दर्शाता है। अब क्वांटिटेटिव टर्म्स को कौन सा वेरिएबल, कौन सा चर एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, हम ये वन बाय वन हर एक विकल्प देखेंगे और इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सो ऑप्शन ए आपको गिवन है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, जिसे हम कहते हैं सामाजिक आर्थिक स्थिति। तो किसी की सामाजिक आर्थिक स्थिति उसके इनकम से लगाया जा सकता है। सो इनकम नंबर्स के फॉर्म में होती है। ओके, नंबर पर आधारित होती है। किसी की इनकम कुछ होगी 90,000, किसी की इनकम होगी 90,000, किसी की 70,000। सो यहाँ पर आपको नंबर्स के रूप में डेटा मिल रहा है। सो ये आपका क्वांटिटेटिव टर्म का एक्सप्रेस कर रहा है। ये जो आपका ऑप्शन ए, विकल्प ए जो है आपको ये क्वांटिटेटिव टर्म को एक्सप्रेस कर रहा है और दर्शा रहा है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा, विकल्प ए गलत हो जाएगा। देन विकल्प बी मैरिटल स्टेटस, जिसे हम कहते हैं वैवाहिक स्थिति। किसी की वैवाहिक स्थिति कैसे बताया जा सकता है, कैसे दर्शाया जा सकता है? मान लीजिए इंडिया है, इंडिया में आप ये कह सकते हो कि मैरिटल स्टेटस, इंडिया के लोगों का मैरिटल स्टेटस 70% मैरिड है। मतलब यहाँ पर आपके पास जो डेटा मिल रहा है आपको ये नंबर्स के फॉर्म में मिल रहा है, नंबर पर आधारित मिल रहा है, नंबर को दर्शा रहा है। सो ये भी आपका
क्वांटिटेटिव टर्म को एक्सप्रेस कर रहा है ये भी विकल्प, ये भी आपके मात्रात्मक टर्म को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। देन विकल्प सी हम देखते हैं जो कि है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जिसे हम कहते हैं संख्यात्मक अभिरुचि। किसी की संख्यात्मक अभिरुचि मतलब किसी की संख्यात्मक अभिरुचि, जैसे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में ये हम पता लगाते हैं क्योंकि जो पर्सन है, कोई भी पर्सन है, वो मैथ्स में कितना अच्छा है, वो मैथ्स किस तरीके से वो सॉल्व कर पा रहा है। जैसे न्यूमेरिकल संख्यात्मक, नंबर्स मतलब आपको जो वर्ड गिवन है उसी में आपको नंबर्स को दर्शा रहा है ये वर्ड। तो ये ऑब्वियसली आपका जो है क्वांटिटेटिव टर्म को एक्सप्रेस कर रहा है आपका विकल्प सी। तो यहाँ पर आपका विकल्प सी भी गलत हो जाएगा। देन विकल्प डी प्रोफेशनल एप्टीट्यूड, प्रोफेशनल एटीट्यूड जिसे हम कहते हैं पेशेवर अभिरुचि। किसी के प्रोफेशनल एटीट्यूड मतलब वो पर्सन कैसा है, ओके वो पर्सन कैसा है, आप यहाँ पर उसकी क्वालिटी को दर्शा रहे हैं उसके। सो यहाँ पर ये क्वांटिटेटिव टर्म को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है बल्कि ये क्वालिटेटिव टर्म को एक्सप्रेस कर रहा है। सो प्रोफेशनल एटीट्यूड ये आपके क्वांटिटेटिव टर्म को नहीं दर्शा रहा है बल्कि क्वालिटेटिव टर्म को दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोफेशनल एटीट्यूड, पेशेवर अभिरुचि। एंड द बिब्लियोग्राफी गिवन इन अ रिसर्च रिपोर्ट, शोध रिपोर्ट में दी गई संदर्भ ग्रंथ सूची। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपके रिसर्च रिपोर्ट में जो बिब्लियोग्राफी लिखते हो तो वो क्यों लिखते हो, उसका पर्पस क्या होता है लिखने का बिब्लियोग्राफी का, मतलब आपकी जो शोध रिपोर्ट होती है उसमें आपका संदर्भ ग्रंथ सूची क्या होती है, अब आपकी शोध की रिपोर्ट में क्यों लिखते हो बिब्लियोग्राफी, उसका मोटिव, उसका पर्पस क्या होता है, हमें बेसिकली ये फाइंड आउट करना है इस प्रश्न में, इस क्वेश्चन में। सो बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या होता है आपको पहले तो ये पता होना चाहिए। बिब्लियोग्राफी क्या होता है, जिसे हम कहते हैं लिस्ट ऑफ, रेफरेंसेस। आपको याद रखना है बिब्लियोग्राफी को हम कहते हैं लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस। रेफरेंसेस का मतलब क्या होता है कि अगर आप आपकी रिसर्च में किसी और रिसर्चर के अगर आप आपकी शोध में किसी और शोधकर्ता के इंफॉर्मेशन ले रहे हो, उनका कंटेंट यूज कर रहे हो, तो आपको उस शोधकर्ता का प्रॉपर नेम मेंशन करना होता है, मतलब जो भी आपने जिस भी रिसर्चर का आपने कंटेंट लिया होता है, इंफॉर्मेशन ली होती है, उनका प्रॉपर आपको नेम मेंशन करना होता है, उसे हम कहते हैं रेफरेंसेस। अब आपकी जो बिब्लियोग्राफी होता है, बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है एक से ज्यादा रेफरेंसेस को हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी। अगर आप आपकी रिसर्च में कुछ बहुत सारे रेफरेंसेस यूज कर रहे हो तो हम उसको कहते हैं बिब्लियोग्राफी। तो बिब्लियोग्राफी आप आपके रिसर्च रिपोर्ट के एक्स्ट्रा चैप्टर्स में लिखते हो, जो सप्लीमेंट्री चैप्टर्स होते हैं उसमें आप आपके बिब्लियोग्राफी को लिखते हो। सो याद रखिएगा बिब्लियोग्राफी क्यों हम लिखते हैं रिसर्च रिपोर्ट में, ताकि जो रीडर्स है आपके, जो भी आगे रीड करेगा आपके रिसर्च रिपोर्ट को, और उसमें जो भी पर्सन का इंटरेस्ट होगा, ताकि वो उनके इंटरेस्ट एरिया को हेल्प कर सके, वो आगे फर्दर और रिसर्च कर सके, इसलिए बिब्लियोग्राफी लिखा जाता है आपकी रिसर्च रिपोर्ट में। सो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेल्प्स दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च। भावी शोध के इच्छुक शोधकर्ताओं के लिए सहायक होती है। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है ये सही हो जाएगा, मतलब जो भी आगे रिसर्च करने वाले हैं, फर्दर रिसर्च में जिसको और इंटरेस्ट होगा उस टॉपिक में, वो उस टॉपिक को देखकर आगे और रिसर्च कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है ये सही हो जाएगा। सो बिब्लियोग्राफी का मेन एम यही होता है, इसीलिए हम रेफरेंसेस लिखते हैं ताकि जो दूसरे रीडर्स हैं उनका इंटरेस्ट अगर कुछ टॉपिक में तो वो आगे फर्दर रिसर्च कर सके। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन है सही हो जाएगा। अब जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन बी शोज वास्ट नॉलेज ऑफ द रिसर्चर, शोधकर्ताओं के विस्तृत ज्ञान को दर्शाती है। नहीं, हम बिब्लियोग्राफी इसलिए नहीं लिखते हैं कि दिखावा कर सके रिसर्चर, मतलब उनकी जितनी नॉलेज है उनका शो ऑफ कर सके, इसलिए बिब्लियोग्राफी नहीं लिखा जाता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ये ऑब्वियसली नेगेटिव पॉइंट है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन सी हैज टू बी एग्जॉस्टिव, मतलब संपूर्ण होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी बिब्लियोग्राफी, ये ऐसा, ये भी ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी होल्ड्स नो वैल्यू टू रिसर्च, आपकी बिब्लियोग्राफी का कोई वैल्यू नहीं होता है रिसर्च में, ऐसा नहीं होता है। बिब्लियोग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रिसर्च, आपको लिखना ही होता है, नहीं तो आपकी रिसर्च जो हो जाएगी वो प्लेजरिज्म के अंडर आ जाएगी। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है ये भी गलत हो जाएगा।
तो बिब्लियोग्राफी का मेन एम होता है हेल्प्स दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है, जो आपका विकल्प ए है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अनुसंधान क्रमविधि समस्या के समाधान का अन्वेषण है, परिभाषित किया गया है। Research is a systematic investigation to find answers to a problem is defined by। इस प्रश्न में हमें एक परिभाषा दी गई है, हमें पता करना है कि ये परिभाषा किस साइंटिस्ट के द्वारा कही गई है। मतलब इस क्वेश्चन में हमें एक डेफिनेशन दी गई है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये डेफिनेशन किस रिसर्चर ने इस डेफिनेशन को दिया है और किस रिसर्चर की डेफिनेशन है। तो याद रखिए, यहाँ पर हमें सिर्फ डेफिनेशन दी गई है, हमें रिसर्चर का नाम बताना है और साइंटिस्ट का नाम बताना है। तो एग्जाम में कंपलसरी इस टॉपिक पे आपको 1 और 2 क्वेश्चन देखने ही मिलेगा इस टॉपिक पर। मतलब आपको डेफिनेशन दी गई होंगी, कुछ स्टेटमेंट दिया गया होगा रिसर्च से रिलेटेड, शोध से रिलेटेड कुछ आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा और कुछ डेफिनेशंस दी जाएंगी और आपको पता करना होगा कि ये डेफिनेशन कौन से रिसर्चर की है और ये डेफिनेशन किस साइंटिस्ट की डेफिनेशन होगी। तो आपको एग्जाम में 1 और 2 क्वेश्चन इस टॉपिक पे पूछा ही जाता है कंपलसरी। तो मैं अपने लेक्चर सीरीज में ये सारे जो मैं आपको डेली वीडियोस डालते रहती हूँ, तो इसमें मैं सारे रोज रोज एक 2 क्वेश्चंस कवर करूंगी, जिससे कि आपको पता हो जाएगा कि जो डेफिनेशन है किस रिसर्चर की डेफिनेशन है और किस साइंटिस्ट की डेफिनेशन है, जिससे क्या आप इजीली 1 और 2 क्वेश्चंस को आपके एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। जैसे कि आप देख रहे हो डेफिनेशन, इस डेफिनेशन में इन्होंने बताया कि रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड आंसर टू अ प्रॉब्लम। मतलब रिसर्च एक हम रिसर्च में बेसिकली किसी भी समस्या का समाधान निकालते हैं, मतलब किसी भी प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन निकालते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं, उनका सोल्यूशन, उसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। लेकिन किस तरीके से? सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन से। सिस्टमैटिक मतलब अगर आप रिसर्च में एक मेथड फॉलो कर रहे हो, आप पहले से डिसाइड करते हो कि मैं इस मेथड से फॉलो करूंगा, इस मेथड से मैं अपनी रिसर्च को परफॉर्म करूंगा। सिस्टमैटिक मतलब स्ट्रक्चर, स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने पहला स्टेप परफॉर्म किया, दूसरा, तीसरा, तो आप एक पाथ फॉलो करते हो, बेसिकली एक स्टेप फॉलो करते हो। आप कैसे भी, अगर आपने ये परफॉर्म किया, एक मेथड परफॉर्म किया, तो आप दूसरे मेथड से जाओगे, फिर उसमें आप रिसर्च करना स्टार्ट करेंगे। कभी आप रिसर्च में ऐसा नहीं करते हो। अगर आपने रिसर्च आपकी सिस्टमैटिकली नहीं परफॉर्म की, तो आपकी रिसर्च अनएथिकल हो जाएंगे, आप कभी उस तरीके से रिसर्च कर ही नहीं पाओगे। तो याद रखना है आपको, जब भी आप अगर रिसर्च करते हो, तो बेसिकली हम रिसर्च में किसी भी प्रॉब्लम का समाधान फाइंड आउट करते हैं, मतलब किसी भी समस्या का समाधान खोज करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ना, सिस्टमैटिक वे और सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं। मतलब हम खोज करते हैं चीजों के, सिस्टमैटिक वे में हम चीजों को फाइंड आउट करते हैं, उसका हल निकालते हैं, उसका समस्या का समाधान निकालते हैं। सो ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को बर्न्स, इस साइंटिस्ट ने दी है, और ये जो परिभाषा है बर्न द्वारा दी गई परिभाषा है। सो याद रखना है, ये डेफिनेशन बर्न साइंटिस्ट ने 1997 में दी थी ये डेफिनेशन, और बहुत फेमस साइंटिस्ट है, आपको इनका नेम याद रखना है, और इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। नेक्स्ट, नमूना अंतराल के निम्न समीकरण द्वारा निर्धारित किया जाता है। द सैम्पलिंग इंटरवल के इज डिटरमाइंड बाय द इक्वेशन। इस प्रश्न में हमें यह पता लगाना है कि आपका जो सैम्पलिंग इंटरवल है, जिसे हम के से डिनोट करते हैं, मतलब आपका जो नमूना अंतराल है, उसका क्या फॉर्मूला होगा, उसकी क्या इक्वेशन होगी, हमें ये पता लगाना है। सो इसके लिए हमें ऑप्शन देखना है, सारे विकल्प देख लेना है। सो याद रखिएगा, आपका जो सैम्पलिंग इंटरवल होता है, जो आपका नमूना अंतराल होता है, उसकी इक्वेशन होती है आपकी कैपिटल के इज इक्वल्स टू कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन। सो यहाँ पर जो कैपिटल एन होता है आपका, ये होते हैं आपकी पॉपुलेशन, मतलब आपकी जनसंख्या। स्मॉल एन का मतलब होता है आपकी सैंपल की साइज, मतलब आपकी जो नमूना होती है उसका साइज। और के का मतलब होता है आपका सैम्पलिंग इंटरवल, जिसे हम के से डिनोट करते हैं, जिसे हम नमूना अंतराल भी कहते हैं। अब जो आपका सैम्पलिंग इंटरवल है, उसे हम इस इक्वेशन से डिटरमाइन करते हैं, इस इक्वेशन के द्वारा निर्धारित किया जाता है आपके सैम्पलिंग इंटरवल को, मतलब नमूना अंतराल को। अब आपका जो इक्वेशन है, इसको हम और अच्छी तरीके से समझते हैं। जैसे मान लीजिए, यदि आपकी जो जनसंख्या है, आपकी जो पॉपुलेशन है, उसमें जो टोटल सदस्य है, ये टोटल जो आपके सदस्य होंगे वो 100 होंगे।
और अब मान लीजिए आपको यहाँ पर आपका जो सैंपल का साइज है ये 10 है, मतलब आपको आपका जो नमूना है वो नमूने में आपके 10 लोगों को आपको चुन लेना है। तो आप क्या करोगे, आपकी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन 100 है, मतलब आपकी जो जनसंख्या है उसमें टोटल जो सदस्य है वो 100 है, डिवाइडेड बाय आपकी जो सैंपल साइज है, मतलब आपका जो नमूने के साइज है, आपको 10 लोगों को सिलेक्ट करना है। सो यहाँ पर आपका आ जाएगा डिवाइडेड बाय 10। सो इस केस में आपका जो सैम्पलिंग इंटरवल आ जाएगा, मतलब आपका जो नमूना अंतराल आ जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी 10। मतलब आप क्या करोगे, आपके जो पॉपुलेशन है उसमें कितने टोटल सदस्य थे, 100, मतलब आपकी जो जनसंख्या में 100 सदस्य है। तो आप क्या करोगे, हर 10 सदस्य को छोड़कर जो 11th पर्सन होगा, जो 11th आपका सदस्य होगा, जो मेंबर होगा आपके पॉपुलेशन में से, उसको आप चुन लोगे, वो आपका नमूना बन जाएगा। तो इसी तरीके से आप आपके 10-10 के अंतराल पर, मतलब 10-10 के इंटरवल पर पॉपुलेशन में से मेंबर्स को चुन लोगे, मतलब आपकी जनसंख्या में से 10-10 सदस्यों को चुन लोगे। तो इस तरीके से आप सैम्पलिंग इंटरवल के थ्रू, मतलब आपके नमूने अंतराल के थ्रू आप आपके नमूनों को चुन लेते हो। तो सैम्पलिंग इंटरवल को डिटरमाइन करने के लिए आपको जो इक्वेशन याद रखनी है वो है k इज इक्वल्स टू कैपिटल N अपॉन स्मॉल n, मतलब यहाँ पर आपका जो विकल्प 4 है ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, k इज इक्वल्स टू कैपिटल N अपॉन स्मॉल n। अगला प्रश्न, यादृच्छिक प्रतिचयन में किस प्रकार का नमूना हो जिससे सैम्पलिंग फ्रेम से प्रत्येक आइटम के चुने जाने की संभावना समान हो। What type of sample involves some form of random selection so that every member of the sampling frame has an equal non-zero chance of being included in the sample। इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है और ये फाइंड आउट करना है कि अगर आपके जो ऐसे कौन सी प्रकार के नमूना है, ऐसा कौन सा प्रकार का नमूना है, ऐसे कौन से टाइप का आपका सैंपल है जिसमें आपके जो जनसंख्या है, जनसंख्या में से हर एक मेंबर के, हर एक व्यक्ति के चुने जाने की संभावना समान हो। मतलब आपके कौन से टाइप के सैंपल ऐसे हो जिसमें आप रैंडमली पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट करते हो और जिसमें हर एक मेंबर्स के सिलेक्ट होने का चांस इक्वल हो और नॉन जीरो चांस हो। सो उस टाइप ऑफ नमूने को कहते हैं, उस प्रकार के नमूने को कहते हैं संभावना नमूना, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपल। सो याद रखिएगा यहाँ पर आपका जो विकल्प ए है ये सही हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प है जो कि है प्रोबेबिलिटी सैंपल। सो प्रोबेबिलिटी सैंपल क्या होता है, जिसमें आपका जो शोध करता है वो आपकी जो जनसंख्या होती है, मतलब आपकी जो पॉपुलेशन होती है, उसमें से हर एक मेंबर को, हर एक व्यक्ति को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। मतलब यहाँ पर हर एक मेंबर के सिलेक्ट होने के, हर एक मेंबर के चुने जाने की संभावना समान होती है। यहाँ पर आपके जो शोध करता है वो उनका अनुमान, उनका जो जजमेंट है, उनके जो कन्वीनियंस है उसको आगे रखकर, उनके ओपिनियन को आगे रखकर पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट नहीं करते, उनके अंदाजे को नहीं आगे रखेंगे, वो उनके अनुमान को आगे रखकर नहीं सिलेक्ट करेंगे, बल्कि हर एक मेंबर्स को रैंडमली सिलेक्ट करेंगे, जिससे कि पॉपुलेशन में से, मतलब जिससे कि आपकी जो जनसंख्या है, जनसंख्या में से हर एक सदस्य के चुने जाने की संभावना समान होती है। तो उसे हम कहते हैं संभावना नमूना, जिसे हम प्रोबेबिलिटी सैंपल कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प फर्स्ट है, विकल्प जो आपका पहला विकल्प है ये सही हो जाएगा। देन अब हम जो बचे हुए ऑप्शन है, जो बचे हुए विकल्प है जो इनकरेक्ट है, उन्हें भी एक बार देख लेते हैं। सेकेंड विकल्प है आपका सेंसस इक्विवेलेंट सैंपल, जिसे हम कहते हैं जनगणना समान नमूना। तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि सेंसस आपका सैंपल से इक्विवेलेंट नहीं होता। सेंसस क्या होता है, जिसमें आप आपकी जो जनसंख्या होती है, जनसंख्या में से हर एक सदस्य से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, लेकिन सैंपल में आप क्या करते हो, पॉपुलेशन में से, मतलब की जो जनसंख्या होती है उसमें से कुछ ही लोगों को सिलेक्ट कर लेते हो, जो कि आपका नमूना बन जाती है। तो यहाँ पर आपका जो सेकेंड विकल्प है, जो आपका जो दूसरा विकल्प है, ये गलत हो जाएगा। देन थर्ड ऑप्शन जीरो बायस सैंपल, जिसे हम कहते हैं शून्य पूर्वाग्रह नमूना। तो यहाँ पर बायस तो कम होगा, लेकिन
ये जो आपको डेफिनेशन दी गई है इस क्वेश्चन में, इस प्रश्न में आपको जो डेफिनेशन पूछ रही है ये आपकी जीरो बायस की डेफिनेशन नहीं होगी। तो यहाँ पर आपका जो थर्ड विकल्प है, तीसरा विकल्प है, ये भी गलत हो जाएगा। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल, जिसे हम गैर संभावना नमूना भी कहते हैं, तो ये क्या होती है, जिसमें रिसर्चर अपने अंदाजे को, अपने अनुमान को, अपने जजमेंट, अपने कन्वीनियंस को शोधकर्ता आगे रखकर आपकी जो जनसंख्या होती है उनमें से सदस्य को सिलेक्ट करते। तो यहाँ पर क्या होता है, आपके जो पॉपुलेशन होती है, मतलब आपकी जो जनसंख्या होती है उसमें से कुछ कुछ मेंबर्स के सिलेक्ट होने का चांस आता ही नहीं है। यहाँ पर जो आपके जो पॉपुलेशन होती है, मतलब आपकी जो जनसंख्या होती है उसमें से कुछ मेंबर्स के, कुछ सदस्य के चुने जाने की संभावना समान नहीं होती है। सो उसे हम कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जिसे हम गैर संभावना नमूना भी कहते हैं। सो यहाँ पर आपका जो विकल्प, चौथा विकल्प है, ये भी गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट विकल्प, पहला विकल्प, जो कि है संभावना नमूना, प्रोबेबिलिटी सैंपल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिचयन विधियों में से उत्तरदाता सव्य नमूने के चयन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं? In which of the following sampling method do the respondents themselves play a major role in the selection of sample? इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है कि ऐसी कौन सी सैम्पलिंग मेथड है, ऐसी कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक है, ऐसी कौन सी प्रकार की प्रतिचयन है जिसमें आपके जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं, मतलब आपके जो उत्तरदाता होते हैं, वो प्रमुख भूमिका निभाते हैं। मतलब आपके जो रिस्पोंडेंट होते हैं वो एक, उनका मेजर रोल होता है आपके सैंपल को सेलेक्ट करने के लिए, आपके नमूनों को चुन लेने के लिए। सो वो आपकी सैम्पलिंग होती है स्नोबॉल सैम्पलिंग, जिसे हम हिंदी में भी स्नोबॉल प्रतिचयन कहते हैं। सो स्नोबॉल सैम्पलिंग और स्नोबॉल प्रतिचयन होता क्या है, हम इस डायग्राम के थ्रू देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए इस डायग्राम में ये आपके शोधकर्ता है। शोधकर्ता ने ऐसे दो लोगों को चुन लिए, उनका कुछ टॉपिक था जिसमें उन्होंने दो लोगों को चुन लिया। अब यहाँ पर शोधकर्ता का टॉपिक क्या था, जैसे मान लीजिए जो लोग ड्रग कंज्यूम करते हैं, जो लोग ड्रग्स लेते हैं, तो जो लोग ड्रग्स लेते हैं वो खुद ब खुद सामने नहीं आते हैं। तो रिसर्चर पहले एक दो लोगों को सिलेक्ट कर लेंगे जो जिनसे जो उन्हें मिल सकते हैं आसानी से, उन लोगों को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर इन लोगों को रिसर्चर कहेंगे कि तुम आगे और नमूनों को ढूंढ कर लाओ, और आगे लोगों को ढूंढ कर लाओ, और आगे कुछ सदस्यों को ढूंढ कर लाओ जो ड्रग्स लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो सैंपल्स है, ये जो रिस्पोंडेंट्स है, ये जो उत्तरदाता है, ये और पॉपुलेशन में से मतलब कुछ मेंबर्स को सिलेक्ट कर लाएंगे। मतलब यहाँ पर वो लोग और लोगों को सिलेक्ट कर लाएंगे जो ड्रग्स लेते हैं। तो इस तरीके से जो आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग होता है, स्नोबॉल प्रतिचयन होता है, इसमें जो आपके रिस्पोंडेंट्स होते हैं ये मेजर रोल प्ले करते हैं। मतलब आपके जो उत्तरदाता होते हैं ये प्रमुख भूमिका निभाते हैं, ये और अपने सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं। अपने जो नमूने हैं, रिस्पोंडेंट्स ही मतलब उत्तरदाता ही नमूनों को और सिलेक्ट करते हैं इस सैम्पलिंग के लिए। सो स्नोबॉल सैम्पलिंग, ये नाम कैसे आया, इस सैम्पलिंग का ये नाम कैसे, प्रतिचयन, ये स्नोबॉल प्रतिचयन, ये स्नोबॉल क्यों बोलते हैं हम इसे, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर एक हाइट से आप स्नोबॉल मतलब एक स्नो को फेंक रहे हो, एक बर्फ का गोला अगर आप फेंक रहे हो एक हाइट से, सो बर्फ का गोला जब नीचे आएगा अपने साथ और बर्फ लेकर आता है और ये बड़ा गोला बन जाता है, छोटा गोला ये एक बड़ा बन जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर रिसर्चर के पास बहुत कम लोग होते हैं स्टार्टिंग में, जैसे यहाँ पर सिर्फ दो ही लोग थे, रिसर्चर के पास दो ही सदस्य थे। ये दो सदस्यों ने क्या करा, और लोगों को सिलेक्ट कर लाया और अपने नमूनों को सिलेक्ट कर लिया, तो ये ज्यादा लोग हो गए। उसी तरीके से यहाँ पर बर्फ का जो छोटा सा गोला था ये नीचे उतरते उतरते हाइट से एक बड़ा सा गोला बन गया। इसीलिए हम इसे कहते हैं स्नोबॉल प्रतिचयन और स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प फर्स्ट विकल्प है ये सही हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है, जो दूसरे विकल्प है, जो गलत विकल्प है, उन्हें भी हम एक बारी देख लेते हैं। कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जिसे हम सुविधा प्रतिचयन कहते हैं, क्लस्टर सैम्पलिंग, जिसे हम क्लस्टर प्रतिचयन कहते हैं, पर्पसिव सैम्पलिंग, जिसे हम प्रयोजन प्रतिचयन कहते हैं। सो कन्वीनियंस और आपका ये जो कन्वीनियंस सैम्पलिंग है और पर्पसिव मतलब कि जो सुविधा प्रतिचयन है और प्रयोजन प्रतिचयन, यहाँ पर रिसर्चर अपनी सुविधा, अपने अनुमान, अपने अंदाजे को आगे रखकर अपनी जनसंख्या में से अपने
नमूनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। सो ये होती है आपकी सुविधा प्रतिचयन और प्रयोजन प्रतिचयन, जैसे हम कन्वीनियंस और पर्पसिव सैम्पलिंग कहते हैं। सो यहाँ पर आपका और मेन रोल, मेजर रोल आपका शोधकर्ता का होता है, मतलब कि रिसर्चर का होता है। सो यहाँ पर आपका सेकंड विकल्प और फोर्थ विकल्प ये गलत हो जाएगा। अब थर्ड विकल्प क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में भी आपका रिसर्चर का ही मेजर रोल होता है, ये आपके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप होता है। सो यहाँ पर आपका जो थर्ड विकल्प है, तीसरा विकल्प भी गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा पहला विकल्प, जो कि है स्नोबॉल प्रतिचयन, जिसे हम कहते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। एंड आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।